हमारा फाइनली स्टूडेंट दरबार का सेशन नंबर 8 आज यहाँ पे हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। टोटल 7 सेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। डेली हम यहाँ पे आधा घंटा पूरी की पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर हम कुछ ना कुछ रिवाइज करते हैं और होप्स जो हमारे सेशन चल रहे हैं। हेलो 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 हेलो, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग भाई, की हाल चाल। चलो ये सभी का हालचाल बढ़िया ही होना चाहिए। तो फाइनली आज हमारे स्टूडेंट दरबार का सर सेशन नंबर 57 आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं और अभी तक हमने जून 19 तक पेपर सारे कंप्लीट कर लिए। उम्मीद करता हूं कि आपको सिंगल सिंगल क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। जो भी आपके डाउट्स उसका रिप्लाई मैंने कमेंट बॉक्स में कर दिया था। अच्छा, अब फाइनली आज से ना हमें दिसंबर 19 का पेपर हमें स्टार्ट करना है। अब आप सब जानते हो दिसंबर 19 के एग्जाम में जो बच्चे न्यू सिलेबस वाले हैं एग्जीक्यूटिव के, उनका एग्जाम भी एमसीक्यूज बेस्ड था और जो बच्चे ओल्ड सिलेबस वाले हैं उनका तो स्टार्टिंग से एमसीक्यूज बेस्ड रहा है। अब बच्चा ये बात कह रहा है सर दिसंबर 19 का पेपर ही तो बड़ा मुश्किल आया था। मतलब आप खुद देखना कि क्वेश्चन कितने बड़े बड़े आए थे और हमें इतने मुश्किल लगे थे, हमें समझ नहीं आए क्वेश्चन कहां से बने थे। मेरे लाल, मेरे काले, मेरे पीले, टेंशन मत लो, सिंगल सिंगल क्वेश्चन दिसंबर 19 का हम यहाँ पे करेंगे और आपको दिखाऊंगा। प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम यह कि हम 3 घंटे एग्जाम हॉल के अंदर बैठते हैं ना, तो उस टाइम हमारा माइंड सही तरह से काम नहीं करता। तो सिंपल सी बात है, आपको मैं दिखाऊंगा सारे क्वेश्चन जो भी हम यहाँ पे करेंगे ना, जो भी हम यहाँ पे करेंगे, सिर्फ 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आप ये बोल सकते हो सर ये क्वेश्चन मुश्किल है। अदरवाइज बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं अगर आपने सही तरह से रिवीजन अगर ध्यान से की होगी ना तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं थे। चाहे वो मैं जीएसटी के 50 क्वेश्चन की बात करूं, चाहे मैं इनकम टैक्स के और कस्टम के 50 क्वेश्चन की बात करूंगा ना, तो सिंपल सी बात है पेपर मुश्किल नहीं था। आपको मैं दिखाऊंगा सारे क्वेश्चन बिल्कुल सेम लेवल के थे। अच्छा, आज जो हम यहाँ पे पेपर स्टार्ट करेंगे ना, आज हम पेपर स्टार्ट करेंगे न्यू सिलेबस वाला। मतलब जो बच्चे न्यू सिलेबस के अंदर थे उनके एग्जाम में जो एमसीक्यूज बने थे ना वो हम करेंगे। अब ये जो बच्चे ओल्ड सिलेबस वाले उठ उठ के भाग रहे हैं, साले को आपने भागना नहीं है क्योंकि सिलेबस दोनों का सेम है। क्योंकि जो सिलेबस न्यू सिलेबस के अंदर है, जो सिलेबस जो न्यू सिलेबस में है वो तो ओल्ड में है ही है। बाकी ओल्ड में इनकम टैक्स थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो न्यू सिलेबस में इनकम टैक्स के नहीं है, तो वो एडिशनल है। तो पेपर आप दोनों ने ही करना है, चाहे वो न्यू सिलेबस वाला बच्चा मेरी फैमिली का हो, चाहे वो ओल्ड वाला बच्चा हो, एमसीक्यूज दोनों में सेम होते हैं, ठीक है जी। बट आज जो हम पेपर स्टार्ट करेंगे वो न्यू सिलेबस में जो क्वेश्चन बने थे 100 क्वेश्चन, उसको हम आज ये स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। तो आज हम कोशिश करेंगे इनकम टैक्स के पहले 25 क्वेश्चन आज हम कंप्लीट कर लें, अगले सेशन में 25 क्वेश्चन फिर कंप्लीट कर लें और फिर एक सेशन में जीएसटी के 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लें। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जीएसटी बिल्कुल आसान था, जीएसटी के 50 क्वेश्चन आराम से हमारे 1 घंटे में हो जाएंगे। बट इनकम टैक्स के क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े थे, उसमें टाइम लगेगा और मुझे आराम से भी करवाने हैं। क्योंकि बिलीव में अगर आपके एग्जाम में इसमें से दोबारा क्वेश्चन बनते हैं ना, तो कोई सिंगल बच्चा भी गलती नहीं करके आएगा, बस ये बात ध्यान दो, ठीक है जी। स्टार्ट हो बिल्कुल। तो फाइनली आज हमारा दिसंबर 19 का पेपर स्टार्ट होने जा रहा है जी। इसके बाद अब कोई पेपर नहीं है क्योंकि जुलाई 20 में अब जो पेपर बनेगा वो तो हमें बाद में ही करना है। दिसंबर 19 तक के, जून 15 से दिसंबर 19 तक के जितने भी पेपर थे वो सारे फाइनली हमने कंप्लीट कर लिए, ठीक है जी। आओ जी इधर देखो ध्यान से। अब यहां पे एक बार चेक करना, दिसंबर 19 में जो आपके न्यू सिलेबस के एग्जाम में क्वेश्चन बने थे वो हम करेंगे। तो ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे भी ध्यान से देखेंगे और न्यू वाले बच्चे तो देखेंगे ही देखेंगे। आओ जी स्टार्ट करते हैं। यहां से हमारा इनकम टैक्स स्टार्ट हो रहा है। तो पहले तो इनकम टैक्स के पार्ट नंबर 1 में जितने भी आपके 50 क्वेश्चन है पहले वो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर जीएसटी और कस्टम के जो 50 क्वेश्चन होंगे ना उसको फिर हम बाद में कंप्लीट करेंगे। अब अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की बात करता हूं ना सर, अब ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है ना ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। इट मींस अगर आपने टैक्स का कोई भी चैप्टर नहीं किया, अगर आपने सिर्फ टैक्स का बेस ही समझा है, तो वो दोनों क्वेश्चन जो है ना, ये दोनों क्वेश्चन जो है उसके बेस पे भी आप आंसर दे सकते हो। इट मीन सिंगल चैप्टर भी आपने नहीं किया, फॉर एग्जांपल कोई भी चैप्टर अगर आपने टैक्स में नहीं किया, सिर्फ आपने टैक्स का बेसिक ही किया है, तो उसके बेस पे भी ये दोनों क्वेश्चन आप आंसर दे सकते हो। एक बार चेक करना क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 ये बात कहना चाह रहा है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। पहले तो ये बताओ सीबीडीटी कौन होता है सर? आपको मैंने पहले भी कहा था क्लास के अंदर कि डायरेक्ट टैक्स की सबसे बड़ी अथॉरिटी कौन सी होती है? सीबीडीटी होती है। और सीबीडी का मतलब क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। मतलब जो आज जितने भी आपके बेयर लो हैं, जो भी आपके फाइनेंस बिल हैं, इसको एक्चुअल में लिखने वाली कौन होती है? नो डाउट पेश करने वाला फाइनेंस मिनिस्टर है, बजट लेके आने वाले फाइनेंस मिनिस्टर है। बट सोच के बोला उसके अंदर जो भी बातें हैं तो क्या वो एक्चुअल में बनाने वाली फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है? नहीं। मतलब जितने भी सीबीडीटी के ऑफिसर होते हैं, जो आईआरएस ऑफिसर होते हैं, वो सारे के सारे लॉ की फ्रेमिंग करते हैं। ऑलवेज ये बात ध्यान देना। तो सीबीडीटी हमारा डायरेक्ट टैक्स की अथॉरिटी है। और याद करो इन डायरेक्ट टैक्स के अंदर मैंने कहा था अथॉरिटी हमारी कौन सी होती है? वो होती है सीबीआईसी।
अब अगर मैं सीबीआईसी की बात करूंगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, वो इनडायरेक्ट टैक्स की है। सीबीडीटी की बात करूंगा, ये हमारी डायरेक्ट टैक्स की है। तो एक बार क्वेश्चन चेक करना उसने क्या बोला है। वो कह रहा है सीबीडीटी इज हेडेड बाय चेयरमैन एंड आल्सो कंप्राइज ऑफ 6 मेंबर। द चेयरमैन एंड ऑल द मेंबर ऑफ सीबीडीटी आर द बीइंग सिलेक्टेड। आपने आप बोल देना जी। अब जो सीबीडीटी के मेंबर होंगे, सीबीडीटी के मेंबर होंगे या जो भी उसका चेयरमैन होगा, बी आर बीइंग सिलेक्टेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर। क्या फाइनेंस मिनिस्टर सिलेक्ट करेगा? बाय प्राइम मिनिस्टर, बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और फ्रॉम आईआरएस। आपको मैंने क्लास की पहली दूसरी क्लास के अंदर ही कहा था कि आज जितने भी आपके, एक तो होती है आईएएस। आईएएस का मतलब क्या होता है? जो डिप्लोमेट्स होते हैं। अब आईएएस का मतलब जो एक एरिया का फॉर एग्जांपल सबसे बड़ा ऑफिसर, उसको हम आईएएस बोलते हैं। आपने कभी नाम सुना आईएफएस का? आईएफएस मीन जो इंडिया को बाहर जाके रिप्रेजेंट करते हैं। आईआरएस का मतलब क्या होता है? जितने भी रेवेन्यू ऑफिसर हैं, फॉर एग्जाम्पल असेसिंग ऑफिसर हो गया, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स हो गया, ये सब क्या होते हैं? आईआरएस होते हैं। अब सोच के बोलना, डायरेक्ट टैक्स की सबसे बड़ी अथॉरिटी जो है, उसके अंदर जो भी मेंबर होंगे और जो भी चेयरमैन होंगे, वो किस में से निकल के जाएंगे? आईआरएस में से निकल के जाएंगे ना। तो बताओ इस क्वेश्चन में था क्या? अब बच्चा यहां पे लिख के आ रहा है जी, बाय प्राइम मिनिस्टर, बाय फाइनेंस मिनिस्टर, बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मुझे समझ नहीं आ रहा, अगर वो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ता कि डायरेक्ट टैक्स की जो सबसे बड़ी अथॉरिटी है, उसके मेंबर जो है वो किसमें से निकल के आते हैं? फ्रॉम आईआरएस ऑफिसर। तो ये हमारा निकल के आएगा। तो इंडियन रेवेन्यू सर्विस जो कमिश्नर है, ठीक है जी, जो चीफ कमिश्नर है, ये सारे के सारे मेंबर जो होते हैं ना, सीबीडीटी के होते हैं। तो ऑलवेज ये दोबारा से अगर क्वेश्चन बन गया, वैसे दोबारा इतना आसान का भी क्वेश्चन बनेगा नहीं, बट अगर दोबारा से क्वेश्चन बन गया तो ऑलवेज ध्यान देना, सीबीडीटी की अगर मैं बात करूंगा ना, तो उसमें जो ऑफिसर सिलेक्टेड होंगे वो आईआरएस के अंदर से होंगे। अगला क्वेश्चन देख लो, अगला क्वेश्चन भी सीबीडीटी का है। अब वो बात करना चाह रहे हैं, सीबीडीटी प्रोवाइड असेंशियल इनपुट फॉर पॉलिसी एंड प्लानिंग फॉर डायरेक्ट टैक्स इन इंडिया एंड इज ए डैश फंक्शनिंग अंडर द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963। अब जो सीबीडीटी है वो ये बात कहना चाह रहे हैं वो अथॉरिटी कौन सी है। अब जब ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनाना, तो भाई साहब बच्चा लिख के आ गया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब जब बच्चे ने बाहर आके मुझे फोन किया, कहता सर क्वेश्चन नंबर 2 का ना इतने आसान क्वेश्चन बने, तो सीबीडीटी जो है वो तो मैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी लिख के आ गया हूं। मैंने कहा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्यों है? कहता आपने क्लास के अंदर बताया तो था। सर अगर आपको ध्यान आ रहा हो, मैंने वो जीएसटी काउंसिल आपको बताया था। अब जीएसटी काउंसिल याद करो, आर्टिकल नंबर 279 कैपिटल ए इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। बट सीबीडीटी याद करो, मैंने किसी भी आर्टिकल में आपको ये नहीं कहा कि इस आर्टिकल से आपकी सीबीडीटी बनी है। तो सेंट्रल बॉडीज डायरेक्ट टैक्स जो है, दैट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब क्या है? कि जो लॉ के अंतर्गत बनी है। तो ये संविधान ने बॉडी बनाई है। मैंने क्लास में कभी भी ये बात नहीं बोली थी। आप एक बार चेक कर लेना, जो हमने चैप्टर किया था संविधान वाला, उसमें किसी भी आर्टिकल में मैंने ये नहीं कहा होगा दैट इज सीबीडीटी। तो भैया सीबीडीटी जो है ना, वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ठीक है जी। तो यहां पे आंसर क्या बनेगा? स्टैट्यूटरी बॉडी। अब खुद सोच के बताओ, क्या ये दोनों क्वेश्चन किसी चैप्टर में से हैं? अब अगर आप बोलो जी पेपर बाहर से आ गया, सर पेपर बाहर से नहीं आया, जो क्लास के अंदर नॉर्मल बातें की जाती हैं ना, बच्चा उनको ना कई बार बेकार समझता है। बच्चा कहता है विवेक सर तो पागल हैं, बेकार की बातें करते हैं, मैं तो बस टॉपिक बता दो, टॉपिक में क्या है, बाकी हम बातें ध्यान सुनेंगे नहीं। अब जो क्लास के अंदर मैं कई बार बातें करता हूं, आईआरएस ऑफिसर हो गया, कमिश्नर हो गया, चीफ कमिश्नर हो गया, ये सारे अमेंडमेंट्स करते हैं, ये सारे फाइनेंस बिल प्रपोज करते हैं। एक्चुअल में लेके आने वाले कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर है। बट एक्चुअल में जो रियल बॉडी है ना डायरेक्ट टैक्स को कंट्रोल करने वाली, वो कौन सी होती है? सीबीडीटी होती है। और ये बात हमने क्लास में कई बार पढ़ी भी है। तो सीबीडीटी दोबारा सुन लो, सीबीडीटी इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। और सीबीडीटी के जो पर्सन होंगे वो किसमें से होंगे? आईआरएस में से होंगे। बस ये बात ध्यान देना, ठीक है जी। उसके बाद आगे चेक करो क्वेश्चन नंबर 3। पेपर तो बहुत मुश्किल था ना, आपको दिखाता हूं कितना मुश्किल था नालायक को। आपको मैं दिखाऊंगा इस बार अगर आपके मार्क्स नहीं आए ना 90 से ऊपर, फिर आप मुझे मत बोलना कि सर इतने सारे सेशन लगाए थे उसके बावजूद नंबर नहीं आ रहे। एक बार क्वेश्चन नंबर 3 देखो। A person is deemed to be origin of India if he or either of parents or grandparents was born in। Oh my God, ये कैसे क्वेश्चन हमसे हो पाएगा सर? कह रहे हैं इंडियन ओरिजिन का पर्सन कौन बनता है? याद करो रेजिडेंशियल स्टेटस के अंदर मैंने क्या कहा था कि अगर मैं, मेरे पेरेंट्स में से कोई भी एक या मेरे ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई भी एक अगर अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुआ होगा, तो वो क्या बन जाएगा? इंडियन ओरिजिन पर्सन बन जाएगा ना। अब देखो यहां पे क्या बन गया? अनडिवाइडेड इंडिया। और 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर का। बताओ कितना क्वेश्चन मुश्किल है। अब पहले 3 क्वेश्चन ऐसे हैं कि भैया इसमें कुछ भी नहीं है। पहले 2 क्वेश्चन तो किसी चैप्टर में से नहीं है, नॉर्मल बेसिक है। और ये वाला क्वेश्चन हमारा किस में से है? रेजिडेंशियल स्टेटस। देखो मैंने साइड में लिखा भी है ताकि आपको पता लगे किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आए हैं। आगे देखो जी, अगला क्वेश्चन आ गया पोयम का। और मैं कहते कहते थक गया कि पोयम गाइडलाइंस कर लेना कर लेना कर लेना। अभी भी कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पोयम गाइडलाइंस नहीं की होगी, जो पुराना लो पढ़ के जाएंगे। और मैं दोबारा बोल दूं, याद करो मैंने क्लास में आपको पोयम के अंदर क्या कहा था
कि भैया पहली बात तो इंडियन कंपनी है, हमेशा रेजिडेंट बनेगी। इंडियन कंपनी वाले केस में हम पोयम चेक ही नहीं करते। इंडियन कंपनी है, हमेशा रेजिडेंट बनेगी। इंडियन कंपनी वाले केस में हम पोयम चेक ही नहीं करते। फॉरेन कंपनी अगर है तो फॉरेन कंपनी के दो केस होंगे, या तो टर्नओवर होगी उसकी 50 करोड़ तक, और उस केस में पोयम गाइडलाइंस एप्लीकेबल नहीं होंगी क्योंकि वो हमेशा एनआर बनेगी। और अगर फॉरेन कंपनी की टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर होगी ना, उस केस में पोयम की गाइडलाइंस एप्लीकेबल हो जाएंगी, फिर हमें गाइडलाइंस के बेस पे काम करना पड़ेगा। ये सारी बातें हमने क्लास के अंदर की थी। अब वो ये बात कहना चाह रहा है कि जो पोयम की गाइडलाइंस हैं वो एप्लीकेबल नहीं होंगी कंपनी पर। कब एप्लीकेबल नहीं होंगी? अगर टर्नओवर जो है वो 50 करोड़ या उससे कम है। तो एक बार चेक करना जी, 30 करोड़ वाला नहीं, 10 करोड़ वाला नहीं। अब यहां पे क्या गया? 50 करोड़ और लेस। बताओ ऑप्शन नंबर सी। अब जो बच्चा पुराना लॉ पढ़ के जा रहा है और मैंने पोयम की पूरी गाइडलाइंस यूट्यूब पे डाली है, उसके बावजूद भी अगर कोई बच्चा नहीं देखेगा तो फिर बताओ, दिक्कत वाली बात है ना। तो अभी मैं टेक अराउंड टाइम है, अभी भी टाइम बचा है सर। पोयम की गाइडलाइंस यूट्यूब पे है, पूरा कंप्लीट लेक्चर मैंने डाला हुआ है। तो अगर किसी बच्चे को पोयम की गाइडलाइंस में डाउट है तो प्लीज यूट्यूब पे पहले वो लेक्चर देख लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में अगली बार जुलाई के अंदर अगर एग्जाम है तो क्वेश्चन बनेगा, या कभी भी आपके एग्जाम होंगे तो क्वेश्चन कंफर्म बनेगा। ये बात ध्यान देना, अगले आने वाले एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन दोबारा बनेगा। ठीक है जी। तो कंपनी पर पोयम की गाइडलाइंस एप्लीकेबल तब होती हैं अगर टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर हो, और एप्लीकेबल तब नहीं होती हैं अगर टर्नओवर जो हो 50 करोड़ उससे कम हो, बट एक कंपनी फॉरेन कंपनी होगी। इंडियन कंपनी तो हमेशा ही रेजिडेंट बनती है, उस केस में हम पोयम कॉन्सेप्ट चेक ही नहीं करते। ये बात ध्यान देना। ठीक है जी। बच्चा कह रहा है आगे चलो सर, अगला क्वेश्चन देख लो जी। अगला क्वेश्चन भी किसका है? रेजिडेंशियल स्टेटस का। थॉमस कहना चाह रहे हैं, थॉमस एन इंडियन सिटीजन इज लिविंग इन केरला सिंस बर्थ इन 1954 एंड लेफ्ट फॉर यूएई ऑन 30th June 2015 फॉर ए सैलरी एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट फॉर 4 years and the came back on the 7th July 19 to India and settled at Kerala। बताओ जी, इस केस में उसका रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है। एक बार मैं क्वेश्चन थोड़ा जूम कर दूं। अब यहां पर ना जब ये क्वेश्चन बना तो अब सुनो बच्चा गलती क्या करके आता है, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे वही गलती करने की सोच रहे हैं और गलती करके आएंगे। अब जब ये क्वेश्चन बना तो बच्चा ये बात कहता है, अच्छा कि भैया इंडियन सिटीजन है, इंडिया से बाहर जा रहा है एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो उस केस में हम चेक करेंगे 182 डेज और मोर चेक करेंगे। सर एक बात मैंने सोच के बोला आपको, मैंने क्लास के अंदर भी कहा था कि अगर वो इंडिया छोड़कर फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाहर जाएगा, उस केस में ओनली कंडीशन 1 चेक करना। अगर वो इन दी कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाहर जा रहे हैं ना, उस केस में वो नॉर्मल कंडीशन में फॉल करेगा, उस केस में एक्सेप्शन के अंदर फॉल नहीं करेगा। और फॉर द पर्पस और इन द कोर्स के अंदर फर्क मैंने क्या बताया था? फॉर द पर्पस का मतलब ये होता है कि नॉर्मली परमानेंट मैं बाहर जॉब करने के लिए जा रहा हूं, और इन दी कोर्स का मतलब ये होता है कि मेरी जॉब इंडिया में है, उसके काम से बाहर जा रहा हूं, फिर वापस इंडिया में ही आऊंगा। तो सिंपल सी बात ये है, ये क्वेश्चन किसका है? एम्प्लॉयमेंट तो उसने वर्ड लिखा है, नालायक को क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, उसने फॉर द पर्पस की बात नहीं की, इन द कोर्स की बात की है। तो ये इन द कोर्स वाला है, और अगर इन द कोर्स वाला होगा तो नॉर्मल कंडीशन चेक करेंगे हम, वो वाली कंडीशन, सिर्फ पहली कंडीशन वो चेक नहीं करेंगे। बात ध्यान दो, एक बार आप चेक करना यहां पे। वो यहां पे इंडिया वापस कब आया? 7 जुलाई को वापस आया। तो 7 जुलाई से लेके 31 मार्च तक वो इंडिया में रहा। 7 जुलाई 19 को वापस आया ना, तो 7 जुलाई 19 से लेके 31 मार्च 20 तक वो इंडिया में था। तो यहां पे आप चेक कर लो, 60 डेज और मोर भी होगा, 60 डेज और मोर है। और पिछले 4 साल में, अपने आप बोल देना नहीं, पिछले 4 साल में 365 दिन होगा या नहीं होगा? पिछले 4 साल में 365 दिन होगा या नहीं होगा? बच्चा कह रहे नहीं होगा तो एनआर बना दो। एक बात मैंने सोच के बोलो नालायक को, अगर मैं यहां पे, अगर मैं वैसे, मेरा कैलकुलेटर कहां है? ये भगवान, मेरा कैलकुलेटर कहां है? चलो इधर देखो ध्यान से, एक बार चेक करना। अगर मैं 7 जुलाई से ना 31 मार्च तक भी देखता हूं, अगर मैं 7 जुलाई से 31 मार्च तक भी देखता हूं, तो मेरे ख्याल से 182 डेज वाली कंडीशन तो वैसे ही सेटिस्फाइड हो रही है। और अगर 182 डेज वाली कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है तो पिछले 4 साल में 365 दिन हो या ना हो, क्या वो मैटर करेगा? मैटर करेगा ही नहीं, क्योंकि बेसिक कंडीशन पहले सेटिस्फाइड कर चुका है। और अगर पहली बेसिक सेटिस्फाइड कर चुका है तो जुलाई, आप चेक कर लो, जुलाई में मेरे ख्याल से अप्रोक्सीमेट ये दिन बनेंगे 24 या 25 दिन बनेंगे जुलाई। फिर अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30, दिसंबर में 31, जनवरी में 31, फेब में हमारा लीप ईयर है तो 29, और मार्च में 31। और मेरे ख्याल से तो भैया 182 डे से ऊपर बन रहे हैं। तो क्या बन गया? रेजिडेंट बन गया। और जब वो रेजिडेंट बना तो 2 एडिशनल कंडीशन। अब उससे सोच के बोलना, वो इंडिया से बाहर गया था 2015 में, और 1954 से वो इंडिया में ही था। तो इट मींस 15 से पहले वो इंडिया में था, और अगर 15 से पहले वो इंडिया में होगा तो भैया हर साल वो रेजिडेंट ही रहा होगा।
और पिछले 7 साल में 730 दिन या उससे ऊपर भी होंगे तो दोनों एडिशनल कंडीशन भी सेटिस्फाइड होंगी, तो ये क्या बन जाएगा, आरओआर बन जाएगा। बस ये पर ध्यान देना। मैं आपको बार बार कह रहा हूं सर, जब ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनते हैं तो बहुत मुश्किल बन जाते हैं, और जब ये क्वेश्चन मैं यहां पे करवा रहा हूं ना, आप ये खुद सोच रहे हो यार ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं क्या, और ये क्वेश्चन आपके दिसंबर 19 का ही है, जाके पेपर उठा के देख लेना। और यही क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं हुए थे, और आपने बाहर आके कहा था सर इनकम टैक्स बड़ा टेक्निकल था, और मैंने उस टाइम आपको यह कहा था कि टेक्निकल नहीं था, आपने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़े थे। अगर आप 3 घंटे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते, टेक्निकल नहीं था सर। और 4-5 क्वेश्चन के चक्कर में अगर आप 50 नंबर खराब करके आओगे तो भैया फिर आपसे इंटेलिजेंट तो मुझे पता नहीं कौन होगा। तो सिंपल सी बात यह है कि भैया क्वेश्चन सिलेक्ट करना सीखो, जो जो आसान है पहले हम वो करेंगे ना। बताओ क्वेश्चन में है क्या। अब नॉर्मली बच्चा गलती पता क्या करता है, गलती ये करता है कि यहां पे एक्सेप्शन लगाता है। मैं कह रहा हूं अगर तुम एक्सेप्शन लगा भी आयो, अगर तुमने एक्सेप्शन लगा भी दी तो भी पहली कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो भी वो रेजिडेंट बन रहा है सर। क्योंकि भैया अगर वो 7 जुलाई को आ गया तो 7 जुलाई से 31 मार्च 182 डेज या उससे ऊपर है, और एडिशनल कंडीशन तो आराम से सेटिस्फाइड करेगा क्योंकि 2015 में बाहर गया, उससे पहले वो इंडिया में ही था, तो दोनों एडिशनल कंडीशन भी सेटिस्फाइड कर रहा है, तो बात ही खत्म हो गई। वो क्या बन जाएगा, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया, ये बन जाएगा। क्लियर है जी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 नंबर हमारे पक्के हो चुके हैं, और अभी तक पांचों में से कोई क्वेश्चन ही मुश्किल नहीं बना। आगे देखो जी, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देख लो जी। वो ये बात कहना चाह रहे हैं, अपेक्स कोर्ट इन द केस ऑफ, अपेक्स कोर्ट का मतलब पता है ना क्या होता है, अपेक्स कोर्ट क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट। आप सब जानते हो सुप्रीम कोर्ट को हम क्या बोलते हैं, अपेक्स कोर्ट बोलते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा कोर्ट इंडिया में क्या है, सुप्रीम कोर्ट है, दैट इज अपेक्स बॉडी। वो कहना चाह रहे हैं अपेक्स कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ सीआईटी गुजरात वर्सेस सौराष्ट्र सीमेंट लिमिटेड 2010 में कोई एक केस आया था, हेल्ड दैट द लिक्विडेटेड डैमेज रिसीव फ्रॉम द सप्लायर ऑन द अकाउंट ऑफ डिले इन द सप्लाई ऑफ प्लांट एंड मशीनरी शैल बी ट्रीटेड है। अपने आप बोल दो जी। अब अगर ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का नाम भी देता, अगर मैं आपको ये बोल दूं कि आपने प्लांट एंड मशीनरी की डिले सप्लाई की है और उसके लिए आपको चार्जेस देने पड़े हैं, लिक्विडेटेड चार्जेस देने पड़े हैं, तो अपने आप बोल देना ये चार्जेस क्या है, सिंपल सी बात है, कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट क्या है सर, प्लांट एंड मशीनरी, क्या ये रिवेन्यू है या कैपिटल है। इतनी बात तो आपने पीजीबीपी के चैप्टर में मेरे ख्याल से पहली या दूसरी क्लास में ही करी होगी कि प्लांट एंड मशीनरी पर क्या मिलता है, डेप्रिसिएशन, और प्लांट एंड मशीनरी पर क्या खर्चा होता है, कैपिटल खर्चा होता है। तो जो उसको ये डैमेज मिल रहे हैं, जो ये अमाउंट रिसीव हो रहा है, तो ये रिसीविंग जो है क्या वो रिवेन्यू रिसीव है या कैपिटल रिसिप्ट है, कैपिटल रिसिप्ट है ना, तो आंसर क्या बनेगा, कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है जी, तो ये हमारा आंसर बन गया। देखो जी, उसने ये पूछा है कि भैया इसको हम क्या ट्रीट करेंगे, तो भैया कैपिटल रिसिप्ट हम ये रिसीव करेंगे, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आगे देख लो जी, अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, बायबैक। बायबैक की मुझे नहीं पता कितने बच्चों ने अमेंडमेंट देखी है, कितने बच्चों ने अमेंडमेंट नहीं देखी। इनकम टैक्स की अगर आपने अमेंडमेंट देख लिया, बायबैक ऑफ शेयर वाली, याद करो अमेंडमेंट के अंदर मैंने ये बताया आपको कि अगर बायबैक, बायबैक का मतलब तो पता ना क्या होता है, आपने लॉ के अंदर पढ़ा होगा। अब लॉ के अंदर आपने पढ़ा होगा कि बायबैक का मतलब क्या है, कंपनी अपने ये शेयर क्या करती है, वापस परचेज कर लेती है। अब जब कंपनी अपने ये शेयर वापस परचेज करेगी तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा प्राइस पर करेगी, और उसने शेयर होल्डर को दिए होंगे कम प्राइस पर, तो इसमें बेनिफिट किसका होगा, शेयर होल्डर का होगा। अब याद करो मैंने अमेंडमेंट के अंदर आपको बताया था कि अगर कंपनी बायबैक करती है, चाहे वो लिस्टेड शेयर हो चाहे वो अनलिस्टेड हो, अब दोनों ही केस में सेम लॉ एप्लीकेबल होता है। और सेम लॉ एप्लीकेबल क्या होगा कि अगर कंपनी शेयर बायबैक कर रही है ना, तो अब कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो प्रॉफिट हो रहा है शेयर होल्डर को, उस प्रॉफिट पर कंपनी गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगी, शेयर होल्डर के हाथ में एग्जम्प्ट हो जाएगा। सर एक बार दोबारा से बता दो ना, ये हमें थोड़ा डाउट आ रहा है, यही क्वेश्चन हमें मुश्किल लगा था एग्जाम के अंदर। ओ मेरे काले मेरे पीले, गाल खींच के ना ऐसे ऐसे करके सारे समझा दूंगा। इधर देखो कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, ऐसे कैसे मुश्किल है भाई साहब, मेरे होते हुए आपको क्वेश्चन मुश्किल लग जाए फिर तो मेरे होने बेकार है, फिर तो मेरा होना ही बेकार है। इधर देखो ध्यान से क्वेश्चन, वो ये बात कहना चाह रहा है, क्वेश्चन एक बार पढ़ो चलो। XYZ प्राइवेट लिमिटेड हैज डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम 6 लाख टू राजेश फॉर द रीजन ऑफ बायबैक ऑफ शेयर, मतलब 6 लाख रुपए का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं बायबैक पर शेयर होल्डर को, और जो शेयर नॉट बीइंग लिस्टेड, जो शेयर लिस्टेड नहीं है, फ्रॉम हिम ऑन 1 जनवरी 20 द अमाउंट ऑफ 6 लाख रिसीव बाय राजेश इन द असेसमेंट ईयर 2021। जो 6 लाख रुपए राजेश को मिले, उस राजेश के हाथ में 6 लाख रुपए का ट्रीटमेंट क्या हो, कंपनी बोल रही है। आपने बोल देना अब क्या ये 6 लाख रुपए राजेश के हाथ में टैक्सेबल होंगे या कंपनी के हाथ में, कंपनी के हाथ में, कंपनी इस पर टैक्स काट के पे करेगी, राजेश के हाथ में एग्जम्प्ट होंगे, ये बात ध्यान देना।
एक बच्चा कह रहा है सर ये तो आपने डिविडेंड के अंदर बताया था ना। सर जो कॉन्सेप्ट आपने डिविडेंड के अंदर पढ़ा था ना, याद करो, डिविडेंड में कॉन्सेप्ट लगता है सीडीटी, याद आ रहा है, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, कि कंपनी सीडीटी काट लेगी, शेयर होल्डर के हाथ में एग्जम्प्ट होगा। वही सेम कॉन्सेप्ट बायबैक वाले केस में भी है। और उम्मीद करता हूं आपने अमेंडमेंट क्लास देख ली होगी, उम्मीद करता हूं अमेंडमेंट क्लास के अंदर जो मैंने डायग्राम बनवाया था वो भी आपने देख लिया होगा, ठीक है जी। अब उसके अंदर मैंने यही बात बोली थी कि भैया लिस्टेड शेयर हो चाहे अनलिस्टेड शेयर हो, अब शेयर होल्डर के हाथ में एग्जम्प्ट है, बायबैक के मिलने वाला पैसा कंपनी टैक्स काट के गवर्नमेंट को पे करेगी, बस ये बात ध्यान दो। तो उसने मुझसे कंपनी के हाथ में नहीं पूछा, वो कह रहा है शेयर होल्डर के हाथ में क्या होगा, तो भैया एग्जम्प्ट होगा अंडर सेक्शन 1034 ए। ओ सर, सर आपने गलत लिख दिया, यहां इंस्टीट्यूट ने गलत लिखा हुआ है 1034, तो हमारा डिविडेंड क्या है, आपने कहा था डिविडेंड एग्जम्प्ट होता है 1034 में। हाँ आपने ध्यान से नहीं पढ़ा, ये क्या लिखा है 1034 कैपिटल ए लिखा है, तो 1034 में डिविडेंड एग्जम्प्ट होता है और 1034 कैपिटल ए में जो बायबैक से मिलने वाला पैसा शेयर होल्डर के हाथ में है वो एग्जम्प्ट होता है। तो अगर मैं 1034 बोलता तो वो डिविडेंड की बात बन जाती, 1034 कैपिटल ए की बात करूंगा तो वो बायबैक की बात बन जाएगी। आगे बढ़े, 7 नंबर हमारे पक्के हो चुके हैं जी अभी तक। लो जी 7 नंबर तो हमारे पक्के हो गए, और सातों में झूठ मत बोलना, अपने दिल पे हाथ रख के बोलना। क्या मुश्किल लगा कोई क्वेश्चन? कई बच्चे कह रहे हैं हाँ सर एक दो तो लगे हैं, एक दो लगे हैं, एक दो लगे हैं, उसके चक्कर में क्या पूरा पेपर खराब करोगे? वैसे तो सातों के सातों ही आसान है, बट अगर किसी बच्चे को थोड़ा सा रिवीजन याद नहीं आ रही उसको एक दो क्वेश्चन मुश्किल लग सकते हैं, अदरवाइज सातों क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। अगला क्वेश्चन भी देख लो जी, अगला क्वेश्चन तो इतना गिरा हुआ है, इतना गिरा हुआ क्वेश्चन है, उठाना पड़ेगा। ग्रेचुटी की लिमिट, ओह माय गॉड सर ग्रेचुटी की लिमिट कितनी है? हंसो मत, आंसर दो, ग्रेचुटी की लिमिट कितनी है? 20 लाख रुपए। कितना मुश्किल क्वेश्चन है, एक नंबर लेना कितना मुश्किल है बताओ। ग्रेचुटी की लिमिट पूछ रहा है, ग्रेचुटी की लिमिट कितनी है जी? 20 लाख रुपए है। तो भैया आपको मैंने पहले भी कहा था अगर वो ग्रेचुटी एक्ट में कवर है या कवर नहीं है, दोनों ही केस में लिमिट 20 लाख है। पुरानी लिमिट 10 लाख थी, अब उसको माइंड से हटा दो। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाले केस में तो सारी ग्रेचुटी एग्जाम्प्ट होती है, ये क्लास के अंदर हमने किया भी था, ठीक है। आगे बढ़ो जी, क्वेश्चन नंबर 9 भी देख लो। क्वेश्चन नंबर 9 हाँ अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा पता किसका है? ग्रेड बेस्ड सैलरी का। और याद करो मैंने क्लास में क्या कहा था, ग्रेड बेस्ड सैलरी का पक्का क्वेश्चन बनेगा। आप चेक कर लो, क्वेश्चन नंबर 9 ग्रेड बेस्ड सैलरी का ही बना है, बट क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। आओ देखते हैं क्वेश्चन क्या है। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ ग्रोस सैलरी? पहली बात तो उसने ग्रोस सैलरी मांगी है, नेट सैलरी नहीं मांगी। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ ग्रोस सैलरी विच शैल बी रिक्वायर्ड टू बी डिक्लेयर इन द रिटर्न ऑफ इनकम टू बी फाइल फॉर द प्रीवियस ईयर 1920 बाय हरुण who joins service as manager accounts on the salary 17,000 per month। मतलब ज्वाइनिंग सैलरी जो है वो 17,000 रुपए है, ठीक है जी। और 1 अप्रैल 17 को उसने ज्वाइनिंग की है, वहां पे चेंज कर लेना 17 कर लेना, क्योंकि हम रिवाइज करके चल रहे हैं तो इंस्टीट्यूट ने पुराने अकॉर्डिंग दिया हुआ है, हमें तो अपने जुलाई के अकॉर्डिंग रिवाइज करके चलना है। तो आपके वहां पे दिखा होगा 16, तो उसको 17 कर लेना। ज्वाइनिंग मेरी 1 अप्रैल 17 को है, इन दी ग्रेड 15,000, 2,000, 19,000, 3,000, 28,000, ये ग्रेड है। एक बच्चा कहता है भाई ये क्या है? इसको बोलते हैं पे स्केल, इसको बोलते हैं ग्रेड स्केल, इसको बोलते हैं ग्रेड बेस। और आपको मैंने क्लास के अंदर भी कई बार कहा था कि जब भी ऐसी सैलरी दिखे ना घबराना मत। इसका मतलब ये होता है कि पहली सैलरी 15,000 रुपए है, हर साल 2,000 रुपए का इंक्रीमेंट मिलेगा, तब तक मिलेगा जब तक सैलरी 19,000 नहीं होगी। फिर 3,000 रुपए का इंक्रीमेंट मिलेगा, जब तक मिलेगा जब तक सैलरी 28,000 नहीं होगी। और मैंने कहा था कि अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना कहा हो तो हमेशा क्वेश्चन स्टार्ट कहां से करोगे? 15,000 से करोगे। बट अगर क्वेश्चन में ज्वाइनिंग सैलरी दी है तो फिर स्टार्ट कहां से करोगे? ज्वाइनिंग सैलरी से करोगे। तो उसने ज्वाइनिंग सैलरी कितनी दी है? 17, जबकि ग्रेड मेरा 15 से स्टार्ट है, बट इनके बीच में कोई नेगोशिएशन हुई होगी तो ज्वाइनिंग सैलरी कितनी बन गई? 17,000 बन गई। तो एक बार चेक करो, ज्वाइनिंग सैलरी 17,000, हर साल 2,000 रुपए का इंक्रीमेंट, अगले साल हो गई 19,000, ठीक है जी। फिर 3,000 रुपए का इंक्रीमेंट, फिर कितनी हो गई? 22,000। ज्वाइनिंग मेरी 17 में है ना, 17 18, 18 19 और 19 20, और मुझे सैलरी बतानी किसकी है? तो ऑब्वियस सी बात है मुझे 19 20 की बतानी है ना। 19 20 में सैलरी कितनी है? 22,000। अगर 22,000 को 12 से मल्टीप्लाई करूंगा 2,64,000 रुपए। बताओ ऑप्शन नंबर सी कितना मुश्किल क्वेश्चन आ गया। और अभी तो सबसे गिरा हुआ क्वेश्चन है, याद करो क्लास के अंदर जब हमने एग्जांपल किए थे आपको मैंने पहले भी कहा था कि बहुत गिरा हुआ क्वेश्चन बन सकता है 1 अप्रैल वाला। इससे मुश्किल क्वेश्चन तो मैंने क्लास के अंदर भी बताया था कि अगर ज्वाइनिंग बीच में हो तब दिक्कत आएगी, बट तो भी कोई घबराने की बात नहीं है। या तो उसने ज्वाइनिंग 1 अप्रैल की बोला है और 17 के अंदर बोला है, 17 18 में सैलरी 17,000,
फिर 18-19 में हो गई होगी 19,000, 19-20 में हो गई होगी 22,000, तो मुझे 19-20 की बतानी है, तो 22,000 मल्टीप्लाई 12, 2,64,000 पे मेरी प्रीवियस ईयर में इतनी सैलरी होगी। तो उसने मुझसे पूछा क्या है, सैलरी तो पूछा है। एक बच्चा कहता है भाई साहब सर ने काम गलत कर दिया। कह रहा भाई मेरे डिडक्शन माइनस नहीं की सर ने, स्टैंडर्ड डिडक्शन। आपने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा नालायक, उसने ग्रोस सैलरी मांगा है। अगर वो मुझसे टैक्सेबल सैलरी मांगता, फिर इस सैलरी में से 50,000 माइनस करता, फिर जो आंसर आता वो मेरा टैक्सेबल सैलरी आता। और ये बातें मैंने को क्लास के अंदर बताई भी थी। मैंने कहा था कि जब भी वो क्वेश्चन टैक्सेबल सैलरी का होगा तो सेक्शन 16 की डिडक्शन माइनस करना, अगर वो ग्रोस सैलरी का होगा तो मैं डिडक्शन माइनस नहीं करनी। और आपको मेरी बातें बेकार लगती थी क्लास में, आपको लगता था विवेक सर पागल है, बेकार की बातें बोलते हैं, हम इनकी बातें सुनेंगे, हम अपने काम की बातें सुनेंगे। और आप देख रहे हो एग्जाम में कितनी काम आ रही। अगर आपने रिक्वायरमेंट ध्यान से नहीं पढ़ी आप गलती कर सकते हो। ठीक है जी, तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है, आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है। कई बच्चे यहाँ पे गलती करके आएंगे, 17,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कई बच्चे गलती करके 19,000 कर देंगे, कई बच्चे यहाँ पे सही करके आने की कोशिश करेंगे, फिर 50,000 या 40,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करने की कोशिश करेंगे। नहीं, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। उसने 1920 मांगी है, उसमें 22,000 रुपए है, उसने ग्रोस सैलरी मांगी है, तो आंसर 2,64,000 रुपए। आगे बढ़े। यस सर, लो जी हमारे 9 नंबर पक्के हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 जी। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 इसका आंसर गलत है, इसका आंसर हमें रिवाइज करना है। और ये आंसर आप ही रिवाइज करके मुझे दोगे जी, आप ही रिवाइज करके मुझे दोगे। एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं, थोड़ा मैं जूम कर रहा हूं, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना। वो ये बात कहना चाह रहे हैं, क्वेश्चन क्या है, टोटल इनकम ऑफ नंद किशोर, वाह जी वाह क्या नाम है, टोटल इनकम ऑफ नंद किशोर अंडर द हेड सैलरी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920 ऑफ हुज बेसिक सैलरी एंड डीए एज पर मंथ 40,000 एंड 3,000 मंथ। देखो मंथली दिया हुआ उसने बोला ना पर मंथ, मतलब 40,000 पर मंथ सैलरी है, 3,000 पर मंथ डी है। ठीक है, फिर वो कहना चाह रहे हैं हु वॉज पेड लीव सैलरी 6,000, लीव सैलरी कितनी है 6,000 रुपए है, एंड 1,000 ऑफ प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर शैल बी। अब वो ये बात कहना चाह रहे हैं टैक्सेबल इनकम कितनी है। पहले तो मुझे एक बात बताओ जी, एक बात सोच के बोलना, यहां पे 40,000 पर मंथ सैलरी है, 4,80,000, 3,000 पर मंथ डी है, 36,000 रुपए डी है, और 6,000 रुपए आप यहां पे क्या कर लोगे, लीव सैलरी ऐड कर लोगे। एक बच्चा कह रहा है सर लीव सैलरी ऐड क्यों करेंगे, लीव सैलरी तो वो रिटायरमेंट बेनिफिट होता है, एग्जम्पशन मिलती है। याद करो रिवीजन क्लास के अंदर भी आपको बताया था जो यूट्यूब पे है, और क्लास के अंदर भी कहा था कि जब भी कोई रिटायरमेंट बेनिफिट ड्यूरिंग जॉब मिलेगा तो हमेशा फुली टैक्सेबल होगा। और क्लास के अंदर हमने क्वेश्चन कराए थे कि जब भी ग्रेचुटी ड्यूरिंग जॉब मिल रही है फुली टैक्सेबल, लीव सैलरी ड्यूरिंग जॉब मिल रही है टैक्सेबल। तो उसने भैया रिटायरमेंट वाला क्वेश्चन नहीं है, ड्यूरिंग जॉब वाला है। और अगर ड्यूरिंग जॉब लीव सैलरी मिलेगी, टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल, टैक्सेबल 6,000 रुपए। फिर प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉयर ने पे किया, तो पहले हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो देखो 1,000 रुपए ऐड कर दिया। प्रोफेशनल टैक्स के अंदर मैंने क्या कहा था कि जो एम्प्लॉयर पे करेगा ऐड कर दो, और जो एम्प्लॉई जमा करवाएगा माइनस कर दो। तो भैया एम्प्लॉयर वाला 1,000 रुपए ऐड कर दिया। अब ये आंसर आ गया 5,23,000 रुपए, ये मेरी ग्रोस सैलरी आ गई। उसने मुझसे मांगा क्या है, उसने मुझसे मांगा है कि भैया उसकी टोटल इनकम बता दो सैलरी हेड में, मतलब टोटल इनकम मींस टैक्सेबल इनकम। अब 5,23,000 में से 1,000 रुपए माइनस कर दिया प्रोफेशनल टैक्स का। माइनस क्यों किया, उसने क्या बोला, प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉयर ने पे किया 1,000 रुपए, उसने ये नहीं बताया एम्प्लॉई ने कितना जमा कराया। अब सोच के बोलना, आपको मैंने क्लास के अंदर भी कहा था कि जब भी क्वेश्चन साइलेंट होगा कि एम्प्लॉई ने कितना जमा करवाया, तो हम क्या मानेंगे, जितना एम्प्लॉयर से मिला होगा उतना ही जमा कराया। हां, अगर यहां पर यह बोल देता कि एम्प्लॉई ने जमा कराया 500, तो फिर 1,000 रुपए ऐड करते, 500 माइनस करते। अगर वो कहता एम्प्लॉई ने जमा करवाया 1,500 और एम्प्लॉयर से मिला 1,000, तो 1,000 ऐड करते, 1,500 माइनस करते। बट उसने बोला एम्प्लॉयर से मिला 1,000 रुपए। देखो उसने क्या लिखा, उसने बोला ना प्रोफेशनल टैक्स बाय एम्प्लॉयर शैल बी 1,000। तो भैया बाय एम्प्लॉयर 1,000 है, तो सिंपल सी बात क्या है कि जितना एम्प्लॉयर से मिला वही मैंने जमा करवा दिया, क्योंकि एम्प्लॉई वाला केस में क्वेश्चन साइलेंट है। और जब भी साइलेंट हो ऑलवेज एग्जाम में ध्यान देना, जितना एम्प्लॉयर लिखा होगा ना उतना ही मैंने जमा कराया होगा। तो मैंने 1,000 ऐड किया, 1,000 माइनस किया। बच्चा कह रहा है फिर तो ऐड ही ना करते, फर्क क्या पड़ता। सर अगर मैं ऐड ना करता ना, कई बच्चे प्रेजेंटेशन में गलती करते थे, कई बच्चे गलती करके आते एग्जाम में। तो हमेशा आपने सेम पैटर्न पे करना है जैसे एग्जाम क्लास के अंदर मैंने करवाया था। पहले ग्रोस सैलरी निकाल ली, इतनी आ गई, फिर माइनस में प्रोफेशनल टैक्स, ध्यान करो 16,3, डिडक्शन कितनी मिलेगी, जो एम्प्लॉय जमा करवाएगा। क्वेश्चन साइलेंट है तो जो एम्प्लॉयर वाला है वही माइनस कर दूंगा, 1,000 माइनस कर दिया। फिर 16,1A स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000,
तो अगर मैं इसमें से माइनस करूंगा तो 4,72,000 पे ये मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। तो 4,72,000 जी, ये मेरा आंसर निकल के आएगा। बस ये पर ध्यान देना। बच्चा कह रहा है सर आपने गलत क्यों बोला है? इसलिए बोला है क्योंकि जो आपके दिसंबर 19 में एग्जाम थे उस टाइम स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 थी और उसके बेस पे आंसर इन्होंने 482 दिए। तो भैया अब तो डिडक्शन 50,000 हो चुकी है ना, तो आंसर कितना आएगा? 472 आएगा। बस ये पर ध्यान दो। तो अगर ये क्वेश्चन बनता है तो 472 हमारा आंसर आएगा। तो सर प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो एग्जाम के अंदर बनते हैं, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनते हैं तभी मैंने कहा था प्रैक्टिस सही ढंग से करना। क्लास के अंदर भी काफी क्वेश्चन थे और 20 सेट बना के मैंने यहाँ पे पहले वही अपना सैलरी आ गया, फिर यहाँ पे मैंने बोला डीए कर लेना है, फिर यहाँ पे 6,000 पे हमारा लीव सैलरी, 1,000 हमारा किसका गया? प्रोफेशनल टैक्स का मैंने यहाँ पे ऐड किया। और उसके बाद फिर हमारा यहाँ पे क्या आ गया? डिडक्शन मैंने माइनस की प्रोफेशनल टैक्स की सेम। मैं दोबारा बोल रहा हूं मैंने सेम माइनस क्यों की है? सेम इसलिए की है क्योंकि एम्प्लॉई ने कितना पे किया वो स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, और जब भी क्वेश्चन साइलेंट होगा जो एम्प्लॉयर वाला होगा वही माइनस करके आओगे, ये अज्यूम करके कि एम्प्लॉई ने भी उतना जमा कराया। अब कई बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा, कह रहे अगर एम्प्लॉई वाला दिया हो तो फिर वो माइनस करते। कंफ्यूजन माइंड में मत लेके आओ बिल्कुल भी। अगर एम्प्लॉई वाला दिया हुआ है, याद करो एग्जाम में क्लास के अंदर हमने क्वेश्चन किया था, उस क्वेश्चन में यह था कि एम्प्लॉयर ने दिए 2,000 रुपए, एम्प्लॉई ने जमा करवाए 3,000 रुपए, तो उसमें हमने 2,000 रुपए ऐड किए थे, 3,000 माइनस किए थे। बट अगर उसमें लिखा ही नहीं हुआ कि एम्प्लॉई ने कितना जमा कराए, तो जो एम्प्लॉयर से मिला है वही सेम पैसा जमा करवाया। बस ये बात ध्यान देना। तो भैया 1,000 रुपए ऐड करेंगे, 1,000 माइनस करेंगे, और बाकी 50,000 तो आप सब जानते हो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, ये तो हमें माइनस करनी ही पड़ेगी। बस ये बात ध्यान देना। ठीक है जी। तो आंसर कितना बनेगा? 472। एक बार दोबारा से देख लेना, कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स में डाल देना वीडियो खत्म होने के बाद। उम्मीद करता हूं कोई डाउट वैसे आपको होगा नहीं। लो जी, हमारे 10 नंबर पक्के हो गए। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन हमारा सैलरी का एक और आ गया। ये क्वेश्चन हमारा पता किसका? एंटरटेनमेंट अलाउंस का। एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन अगर आपको ध्यान आ रहा हो, एक बार चेक करो पहले क्या है। ए सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर received during the year 18-19 salary excluding all allowances 9 lakh and amount of entertainment allowance है 12,000 रुपए at the rate 1,000 per month. The maximum amount of entertainment allowance so received by him being exempt under section 16(2) of this act. क्या कहना चाह रहे हैं वो? ये बात कहना चाह रहे हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिसर है, उसकी सैलरी उन्होंने दी है और वो कह रहे हैं 12,000 रुपए एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है पूरे साल का। तो मैक्सिमम डिडक्शन कितनी मिलेगी ये बता दो। पहली बात तो इंस्टीट्यूट ने, पेपर लिखने वाले ने क्वेश्चन ही गलत दिया है, उसने बोला एग्जम्प्ट, तो भैया एग्जम्पशन की तो बात ही नहीं है। डिडक्शन मिलती है आपको, मैंने पहले बताया सेक्शन 16 डिडक्शन का है, एग्जम्पशन का नहीं है। तो हम ये मान रहे हैं एग्जम्पशन मींस वो डिडक्शन की बात कर रहा है। और आप सब जानते हो एंटरटेनमेंट अलाउंस में डिडक्शन कितनी मिलती है? जितना एंटरटेनमेंट अलाउंस मिला वो एक्चुअल, फिर 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी, और तीसरा आता है 5,000। तो अपने आप बोल देना भैया यहां पे 12,000 पे, और अगर मैं बेसिक सैलरी का 1/5 निकालूंगा तो बहुत ज्यादा आएगा, और मैक्सिमम कितना आएगा? 5,000 पे। तो डिडक्शन कितने की मिलेगी? 5,000 रुपए के। बताओ क्वेश्चन में है क्या? सर क्वेश्चन में है क्या? एक बच्चा कहता है भाई सर ने हमें क्लास में कहा था, देखो याद आ रहा है, डिडक्शन मिलती है गवर्नमेंट वाले केस में, नॉन गवर्नमेंट वाले केस में ऐड करते हैं, माइनस नहीं करते। तो ये क्वेश्चन किसका है? सबसे फर्स्ट लाइन में लिखा है सेंट्रल गवर्नमेंट। और अगर यहां पे प्राइवेट कंपनी होता, पब्लिक कंपनी होता, गवर्नमेंट ना लिखा होता, फिर डिडक्शन 0 मिलती, क्योंकि एंटरटेनमेंट अलाउंस का बेनिफिट सिर्फ गवर्नमेंट वाले केस में मिलता है, नॉन गवर्नमेंट वाले केस में नहीं मिलता। तो क्वेश्चन ये भी ध्यान से पढ़ना, ठीक है ना? अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा और यहां पे लिखा होता एबीसी प्राइवेट लिमिटेड या एबीसी लिमिटेड, उस केस में एंटरटेनमेंट अलाउंस कितनी डिडक्शन मिलती? आंसर इज नील। उस केस में नहीं मिलती, क्योंकि बेनिफिट सिर्फ गवर्नमेंट वाले केस में है, नॉन गवर्नमेंट वाले केस में नहीं है। ठीक है जी। तो बताओ जी फटाफट से डिडक्शन मैक्सिमम कितनी मिलेगी? 5,000। लो जी हमारा आंसर हो गया। 11 नंबर पक्के, 50 में से 11 पक्के हो चुके हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आपको दिखाऊंगा 40 नंबर लेने कितने आसान है, और ये सारे क्वेश्चन आप ही कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा। आपका दिल ये बात जानता है, सारे क्वेश्चन आपको आते हैं, सिर्फ मैं तो एक माध्यम बन गया हूं आपकी सेवा करने का। मैं तो एक माध्यम बन गया हूं कि बस आपकी सक्सेस में थोड़ा सा मेरा साथ बन जाए। मैं एक माध्यम बन गया हूं आपको आगे लेके जाने का, नहीं तो सब कुछ आपको आता है, बस मुझे आपको फील करवाना है कि मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस चलने की दिक्कत है। तो 50 में से 11 नंबर आपके पक्के हो गए। अगला क्वेश्चन देख लो जी। अगला क्वेश्चन आप देखना यहां पे, ये क्वेश्चन गलत है, इसको हम सही करेंगे। क्वेश्चन गलत क्यों है? आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। वो ये बात कहना चाह रहे हैं, राजेंद्र ए नॉन रेजिडेंट इंडियन इन द प्रीवियस ईयर 1920 was receipt of rent of house property located in Dubai 27,50,000. The amount of rent was transferred and credit in the bank account of Rajendra maintained with SBI
वडोदरा बाय टेनेंट क्वार्टरली, द एनुअल लेटिंग वैल्यू ऑफ द हाउस लोकेटेड इन दुबई सब्जेक्ट टू टैक्स अंडर द हेड फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, वो बता दो कितनी है। अब वो ये बात कहना चाह रहा है कितनी वैल्यू जो है वो टैक्सेबल होगी, ये बताओ। अब इस क्वेश्चन में ना एक गलती है, एक गलती ये है कि मुझे ग्रोस एनुअल वैल्यू बतानी है या मुझे इनकम बतानी है। देखो जी, अगर वो कह रहे हैं इनकम बताओ तो सिंपल सी बात यह है 27,50,000 माइनस में 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो अगर 27,50 में से अगर मैं 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करूंगा ना तो आंसर मेरा आएगा यहां पे 19,25,000। अगर आपको ध्यान आ रहा हो, एक बार इतना ही आएगा, मैं करके देख लूं एक बार। 27,50,000 का अगर मैं 70% निकालता हूं, हाँ, तो 19,25,000 आएगा। और अगर वो ग्रोस एनुअल वैल्यू मान रहा है या नेट एनुअल वैल्यू मांग रहा है तो उस केस में 27,50 ही आएगा। रीजन बिंग मुझे और कोई वैल्यू दी नहीं हुई, ना मुझे फेयर रेंटल वैल्यू दी है, ना म्युनिसिपल वैल्यू दी है, ना मुझे एसआर दिया है, ना मुझे म्युनिसिपल टैक्स दी है। तो भैया जो वैल्यू मेरी है वही मेरी जीएवी है, वही मेरी एनएवी है। तो उसने मुझसे मांगा एनुअल लेटिंग वैल्यू जिस सब्जेक्ट टू टैक्स। अब वो कह रहा है जिस पे टैक्स लगेगा, तो अगर मैं लॉजिकली देखूं ना वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मांग रहा है। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मांग रहा है तो आंसर कितना आएगा 19,25। बच्चा कह रहा है हमें क्या करके आना है। इंस्टीट्यूट के अगर आंसर आप चेक करोगे उन्होंने खुद कहा है कि जिस बच्चे ने बी भी की है और जिस बच्चे ने सी भी की है इन दोनों को ही हम सही आंसर बोलेंगे, हम गलत नहीं बोलेंगे। क्योंकि इस क्वेश्चन में हम क्लैरिफाई नहीं कर पाए कि इनकम देनी है या एनएवी देनी है, ठीक है। बट अगर आप लॉजिकल तरह से चलो तो भैया सब्जेक्ट टू टैक्स तो इनकम ही होती है, कभी भी नेट एनुअल वैल्यू पर टैक्स नहीं लगता, ये आप सब जानते हो, ठीक है जी। तो भैया इसका आंसर लॉजिकली क्या बनेगा 19,25,000, 27,50 में से स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर देना 30% की, ये आपका आंसर आएगा 19,25, ये आपका आंसर बन जाएगा। यस, 12 नंबर पक्के हो गए सर। आगे चलते हैं, चलो जी आगे चलो। अगला क्वेश्चन यहां पे देख लो जी, अगला क्वेश्चन, व्हाट विल बी द ग्रोस एनुअल वैल्यू। यहां पे बता दिया जी, साफ साफ बता दिया, यहां पे हमें बतानी क्या है, ग्रोस एनुअल वैल्यू बतानी है, ठीक है जी। ऑफ ए हाउस ओन बाय रमेश कवर्ड बाय रेंट कंट्रोल एक्ट एंड रिमेन लेट आउट फॉर द ड्यूरिंग द ईयर 1920 ऑफ विच म्युनिसिपल वैल्यू दी हुई है 3,50,000। उसके बाद आपको दिया हुआ है एक्चुअल रेंट 320, फेयर रेंट 3,00,000 रुपए और स्टैंडर्ड रेंट दिया 3,60,000 रुपए। पहले तो मुझे इतना बताओ जेवी कैसे निकलती है। सर जेवी निकलती है म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू विच एवर इज हायर। तो भैया म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू हायर क्या बनेगा 3,50,000। फिर इसमें से स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लेस, तो स्टैंडर्ड रेंट कितना 360, तो लेस क्या बनेगा 350। तो 350 मेरा क्या आ गया, एक्सपेक्टेड रेंट आ गया। एक्चुअल रेंट मुझे दिया हुआ है 320, तो अपने आप बोल देना ईआर मेरा 350 है और एआर मेरा 320 है। तो भैया अगर एआर कम होगा, अगर एआर कम होगा और वैकेंसी की वजह से कम होगा फिर तो एआर जीए भी बनेगा, नहीं तो ईआर बनेगा। तो यहां पे एआर कम तो है बट क्या क्वेश्चन में कहीं पर भी वैकेंसी की बात की है, नहीं बात की। तो अगर वैकेंसी की बात ही नहीं है तो ईआर क्या बन जाएगा जीएवी, और ईआर मेरा कितना है 350। तो बताओ हाउस प्रॉपर्टी की जो एनुअल वैल्यू वाली सिंपल कैलकुलेशन है, देख लो क्वेश्चन बन गया 1 नंबर का। तो आपको बार बार कह रहा हूं सर क्वेश्चन कहां से बनेगा हमें नहीं पता, हमारा कर्म सिर्फ इतना है, हमारा काम सिर्फ इतना है कि हमें अपना काम करना है। हमारा बस ये मेन मकसद है कि हमें अपने बस अच्छे से काम करके ना, चाहे क्वेश्चन कहीं से ही बने, ठीक है जी। एक बार दोबारा बोल दूं, म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट विच एवर इज हायर, कंपेयर करो एसआर से विच एवर इज लेस। फिर जो आएगा कंपेयर करोगे एआर से, तो एआर कम है बट वैकेंसी कहीं पर भी नहीं है, तो जीएवी क्या बन जाएगा ईआर। तो ईआर मेरा कितना आ रहा है 3,50,000, ठीक है। आगे चलो जी, अगला क्वेश्चन देख लो। संत नाम परचेज इन अक्टूबर 17 विद द फाइनेंशियल असिस्टेंस बाय द वे ऑफ हाउसिंग लोन प्रोवाइडेड बाय पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ए फ्लैट इन चेन्नई टू बी यूज एक्सक्लूसिवली फॉर ओन रेजिडेंशियल पर्पस, मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड घर है। इंटरेस्ट ऑन द हाउसिंग लोन टिल March 20 पेड बाय हिम 2,18,780। He wants to know the amount of deduction we available to him in respect of interest so paid on the housing loan while computing his income 2021। अब अगर मैं आपको यह ना बताऊं ना इस क्वेश्चन में कोई गलती है, तो मेरी फैमिली का 100% बच्चा, मेरी फैमिली का 100% बच्चा आंसर दे जाएगा 2 लाख। याद करो आपको मैंने कहा था सेल्फ ऑक्यूपाइड घर में इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती है या तो 30,000 या 2 लाख। 2 लाख तब मिलेगी जब 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी।
पहली कंडीशन 99 या उसके बाद लोन लिया हो, कंडीशन सेटिस्फाइड है। परचेज और कंस्ट्रक्शन के लिए लिया हो, कंडीशन सेटिस्फाइड है। और 5 साल में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुकी हो, वो भी सेटिस्फाइड है। तो भैया तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, डिडक्शन 2 लाख तक मिलेगी। उसने बोला इंटरेस्ट जो है ना 31 मार्च 20 तक वो कितने 2,18,750। तो एक बच्चा बोलेगा सर 2 लाख से ऊपर का मिलेगा नहीं, आंसर 2 लाख आएगा, बिल्कुल परफेक्ट 2 लाख आएगा, कोई दिक्कत नहीं। बट इस क्वेश्चन की फ्रेमिंग में दिक्कत है। आप में से क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि जो 2,18,750 है इसमें प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कितना है और इसमें पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड कितना है? क्योंकि प्री वाला मुझे 5 इंस्टॉलमेंट के अंदर अलाउड होता है, उसमें कौन सी कितनी इंस्टॉलमेंट है इसकी वो मुझे पता ही नहीं है। मुझे टोटल करके दे दिया ना, तो भैया टोटल करके दे दिया, ठीक है जी। तो जो उसने हमें क्वेश्चन दिया उसके बेस पे आंसर कितना बनता है, 2 लाख बनता है, तो हमारा आंसर 2 लाख आएगा। बट अगर ये क्वेश्चन मैं सही तरह से फ्रेम करूं तो उसको प्री वाला भी बताना चाहिए कितने और पोस्ट वाला बताना चाहिए। क्या पता उसके अंदर मेरा आंसर चेंज हो सकता था। क्या पता मेरा करंट ईयर का होता 1,70,000 और प्री की इंस्टॉलमेंट होती 10,000, तो आंसर 81 बन जाता। बट उसने मुझे बोला टोटल यहां तक 2,18,750 है। तो भैया जो तुम कह रहे हो उसके बेस पे ये तो कंफर्म है कि 2 लाख से ऊपर तो नहीं मिलेगा, तो आंसर कितना आएगा, 2 लाख आएगा। बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसका आंसर कितना आएगा, 2 लाख रुपए। और इंस्टीट्यूट ने भी ये बात अपने आंसर में लिखी है कि हमसे ये गलती हुई है कि हम प्री पोस्ट का बता नहीं पाए, बट उसके अकॉर्डिंग तुमने लॉजिकल आंसर जो देना है ना वो 2 लाख के आंसर देना, बस ये बात ध्यान दो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ जी। अगला क्वेश्चन भी हाउस प्रॉपर्टी का है। अगला क्वेश्चन भी हाउस प्रॉपर्टी का। देख लो हाउस प्रॉपर्टी में से जो बच्चे कह रहे थे ना कि सर दोस्त बोलते हैं हाउस प्रॉपर्टी में से क्वेश्चन नहीं बनता, भाई पीजीपी कैपिटल के ध्यान से कर लियो, ये दिसंबर 19 का ही पेपर है। 3-4 क्वेश्चन बैक टू बैक हाउस प्रॉपर्टी के आ गए हैं। तो मैं आपको बार बार कह रहा हूं जो अफवाह फैलाने वाले बच्चे हैं उनको थोड़ा साइड करके अपने माइंड से काम करो, हर चैप्टर आपने करना है। सैलरी हाउस प्रॉपर्टी में से क्वेश्चन बने हैं और अभी तक चेक करना पीजीपी के अंदर क्वेश्चन ही नहीं बना, कैपिटल गेन में से क्वेश्चन ही नहीं बना। कमाल की बात देखो, सैलरी हाउस प्रॉपर्टी में से क्वेश्चन बन गए। तो यह बात मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूं जो मार्केट के अंदर कई बार अफवाह फैला देते हैं कि सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी में से क्वेश्चन कम बनते हैं। सर एग्जामिनर आपकी नर्वस जानता है। जो बच्चे गैम्बलिंग खेलते हैं ना कि इसमें से बनेगा इसमें से नहीं बनेगा, वही बच्चे दिक्कत करते हैं। तो सिंपल सी बात है, चैप्टर हमें सारे करने हैं, सेम लेवल से करने हैं और बढ़िया तरीके से करने हैं। अगला क्वेश्चन देख लो जी। अगला क्वेश्चन भी क्या है, जीएवी निकालने का है। देखो जी, हाउस ओन बाय सुरेश was sold on 1st January 20 and till the date of sale the house was rent है 7,000 per month. Other relevant detail of house municipal value 72 है, fair rent 66 है और standard rent 60 है। तो वो बोल रहा है इनकम चार्जेबल अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी। आपको इनकम बतानी है जी, इनकम मतलब जीएबी नहीं बतानी, आपको इनकम बतानी है, ठीक है जी। अब पहली बात तो लेट आउट है 7,000 पर मंथ और सेल कर दिया जनवरी में। तो अगर जनवरी में सेल कर दिया तो जनवरी फरवरी मार्च इन 3 महीने तो किराया आया नहीं होगा। तो अप्रैल से लेकर दिसंबर कितने महीने हो गए, 9 महीने। तो किराया मुझे मिला होगा 9 महीने का। तो मेरा एक्चुअल रेंट कितना आ गया, 63,000 आ गया। अब कंपैरिजन करो म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू, इनमें से हायर क्या बन गया जी, फेयर रेंट 66 है, म्युनिसिपल वैल्यू 72 है, तो हायर क्या बन गया 72। फिर कंपेयर करो स्टैंडर्ड रेंट से, वो कितना है 60, लेस क्या बन गया 60। अब ये हमारा ईआर आ गया, एआर से कंपेयर करो, एआर कितना है 63, तो भैया जीएवी क्या बनेगा 63 बनेगा। एआर ज्यादा है तो एआर जीएवी है, और अगर जीएवी 63 बनेगा तो भैया 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 44,100। तो बताओ इसके अंदर था क्या? बिल्कुल गिरा हुआ क्वेश्चन बना है सर, बिल्कुल गिरा हुआ क्वेश्चन है। आपने जीएवी निकाली और वही हमारी एनएवी है क्योंकि म्युनिसिपल टैक्स दिए नहीं है, और अगर 30% की मैं स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर दूंगा तो मेरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितनी आ जाएगी 44,100। ये मेरी इनकम निकल के आ जाएगी। और मुझे बतानी भी क्या थी इनकम, अगर वो मुझसे जीएवी मांगता आंसर 63 बनता, अगर वो मुझसे इनकम मांग रहा है आंसर 44,100 बन रहा है। बात समझ में आती है? तो देखो उसने 63 भी आंसर दिया। कई नालायक बच्चे ऐसे होंगे जो 63 बोल के आएंगे, वो वही होंगे जो रिक्वायरमेंट को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना, या तो वो जीएवी मांगेगा या वो इनकम मांगेगा। अगर वो इनकम मांगेगा तो 44,100, अगर वो जीएवी मांगेगा तो आंसर कितना आएगा 63 आएगा, ठीक है जी। उसके बाद देखो जी अगला क्वेश्चन, उसने आपसे मांग लिए डेप्रीसिएशन के रेट। अब ये बच्चा नॉर्मली हम क्लास में करते नहीं है, ठीक है जी, क्योंकि आपके बुक में एक टेबल दी हुई है और नॉर्मली हम 4 रेट ही पढ़ते हैं। याद करो मैंने आपको क्लास के अंदर कहा था इनटेंजिबल एसेट 25%, ठीक है जी, मशीनरी वाले केस में 15%, बिल्डिंग वाले और फर्नीचर वाले केस में नॉर्मली 10% होता है।
ठीक है जी। एक बार चेक करना, उसने फैक्ट्री बिल्डिंग की बात की है तो भैया इस पे 10% है। कंप्यूटर पे आपको मैंने पहले भी कहा था 40% है। मोटर व्हीकल पे आपका कितना है? मोटर व्हीकल ये वाली नहीं है, ध्यान से पढ़ना, मोटर व्हीकल यूज फॉर कमर्शियल पर्पस। और इनटेंजिबल पे कितना है? 25% है। ठीक है जी। तो करके बच्चा ध्यान से भी देख ले, इन चारों में से करेक्ट आंसर पता है क्या होगा? इनटेंजिबल का सब जानते हैं 25% होता है। ठीक है जी। फैक्ट्री बिल्डिंग सब जानते हैं 10% होता है। ठीक है जी। और कंप्यूटर सब जानते हैं 40% होता है। अब जिनको ये तीनों भी आते हैं ना, आप चेक कर लो, 10 पहला इसमें 10 आ रहा है, इसमें 10 आ रहा है। ठीक है जी। 25 इसमें 25 आ रहा है, इसमें 25 आ रहा है। और ये वाला कितना है? 40, तो इसमें 40 आ रहा है। तो जिस बच्चे को ये याद ही नहीं है कि मोटर व्हीकल पर कितना है, तो ऑटोमेटिकली बी आंसर भी करेक्ट बन जाता है। बट इतना ध्यान देना, अगर मोटर व्हीकल कमर्शियल पर्पस में यूज करते हो तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 30% है। अब एक बच्चा कंफ्यूज हो गया, बच्चा कहता है सर तो फिर जो आपने बुक में टेबल दिया क्या वो सारी टेबल हमें याद करनी है? नहीं, मैं दोबारा बोलूंगा, नहीं करनी। ऐसा क्वेश्चन कम से कम ये लगा लो 10-15 अटेम्प्ट के अंदर एक बार बना है। जितने अटेम्प्ट हमने किए हैं, क्या ये ऐसा रेट वाला क्वेश्चन देखने को मिला? नहीं मिला। और मैं कह रहा हूं कि अगर उसके चक्कर में पूरी टेबल याद करोगे तो पूरा चैप्टर भूल जाओगे। और अगर कोई बच्चा लॉजिक से चलेगा, 3 रेट तो याद सबको होते हैं, 10, 25 भी आता, 40 भी आता, तो आप लॉजिकल तरीके से आंसर देखो, साफ दिख रहा है आंसर बी है। बी में क्या कह रहा हूं? क्योंकि 10-40 तो भैया एक आंसर में होगा ना, 10-40-25, तो ये क्या बन गया? 30%, तो आंसर ये बन गया। ठीक है जी। तो भैया ध्यान रखना, मोटर व्हीकल कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करोगे तो उस केस में क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। तो ये हमारे अब जाके 16 नंबर पक्के हो चुके हैं। 16 में से कितने क्वेश्चन मुश्किल लगे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। झूठ मत बोलना, माता ने पाप लगाएगी आपको। मैं कह रहा हूं कोई बच्चे लगते हैं कि हमें मुश्किल कितने, सब सच्चे लिखना। मैं आपके कमेंट पढ़ूंगा कितने क्वेश्चन मुश्किल लगे अभी तक, 1 2 3 4 या पूरे 16 के 16 जितने मुश्किल लगे मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, ताकि मुझे पता लगे आपकी तैयारी चल कैसे रही है। कई बच्चे तो कहेंगे नो कोई भी नहीं सर, एक, कई बच्चे कोई 4-5 लगे होंगे। ठीक है जी। अब जितने क्वेश्चन मुश्किल लगे ना उस पर सर्कल कर लेना, उस पर सर्कल कर लेना। वीडियो खत्म होने के बाद वो क्वेश्चन दोबारा से पढ़ लेना, वो दोबारा से पढ़ लेना, क्या पता वही सेम क्वेश्चन आपके कमिंग एग्जाम के अंदर आ जाए। बाकी जो आसान लगे हैं उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जो मुश्किल लगे हैं उस पर टाइम आपने लगाना है। ठीक है जी। आगे देखो जी, क्वेश्चन नंबर 17, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है जी। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा पीजीबीपी का है। आओ देख लो जी क्वेश्चन नंबर 17। WDV of the block of asset of plant and machinery depreciated at the rate 15% as on 1st April 19, 13,50,000। तो भैया 1350 ये ओपनिंग WDV आ गई। आउट ऑफ दिस ब्लॉक वन मशीन, सिर्फ एक मशीन बेची है, सोल्ड 1 जुलाई 19, 4,50,000। मैंने 450 माइनस कर दिया। फिर वो कहना चाह रहे हैं न्यू मशीन 750 वॉज परचेज ऑन 1 अगस्त 19 विच कुड बी पुट टू यूज 1 मार्च 20। और मशीन परचेज की है कितने की? आपने परचेज किया 7.5 लाख की, मैंने यहां पे ऐड कर दिया। तो याद करो मैंने क्लास में क्या कहा था, ओपनिंग प्लस में परचेज माइनस में सेल, तो ये मेरी निकल के आ गई WDB, जिस पर मुझे मिलेगा डेप्रिसिएशन। ठीक है जी। फिर उसने मुझसे मांगा क्या है, वो कहना चाह रहा है कि मुझे आप बता दो डेप्रिसिएशन कितना मिलेगा जो आपका बैलेंस ब्लॉक बचा है। ठीक है जी। अब इसमें एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं निकालना, सिर्फ नॉर्मल निकालना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, जो आपके इन्होंने आंसर दिए ना, इन्होंने आंसर नॉर्मल के बेस पे दिए। वैसे डेप्रिसिएशन मींस नॉर्मल भी होता है, एडिशनल भी होता है। ठीक है। बट ऑलवेज क्वेश्चन में ना वो स्पेसिफिकली बताया करेगा जहां एडिशनल निकालना होगा। ठीक है जी। अगर उसने बोला डेप्रिसिएशन तो भैया सिंपल सी बात है, मैं नॉर्मल निकाल के देखूंगा। ठीक है जी। और नॉर्मल निकाल के अगर मैं देखूंगा ना, आपको मैं दिखाऊंगा ये चारों ऑप्शन जो है नॉर्मल के बेस पे हैं। बट अगर मैं लॉजिकली बोलूं, डेप्रिसिएशन में दोनों ही आते हैं। बट अगर मैं दोनों यहां पे निकाल लूंगा ना, आपका कोई आंसर मैच ही नहीं होगा, तो उससे पता लगता है इसने नॉर्मल की बात की है। नॉर्मल निकालते हैं जी। ओपनिंग कितनी है, एक बार मैं थोड़ा जूम कर रहा हूं। ओपनिंग 1350 प्लस में परचेज 7,50,000 माइनस में सेल 4.5 लाख। अब ये 16,50,000 रुपए का नुकसान हो गया या WDV है? सर पिक्चर अभी बाकी है या पिक्चर खत्म हो चुकी है? सोच के बताओ इस क्वेश्चन में। सेक्शन 50 पिक्चर बाकी है, पिक्चर खत्म हो चुकी है? पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर बाकी का मतलब क्या है? अभी ब्लॉक बचा है। और अगर ब्लॉक बचा है तो उस केस में कभी भी लॉस नहीं आएगा, WDV आएगी। तो WDV कितनी है? 16,50,000। इसके दो टुकड़े करो। जो नई मशीन 7.5 लाख की है उसको अलग कर दो, क्योंकि वो यूज आपने की है 1 मार्च को, तो 1 मार्च से लेकर 31 मार्च, लेस देन 180 डेज। और अगर लेस देन 180 डेज आपने यूज किया है तो उस केस में कितना मिलेगा? 7.5% मिलेगा। ठीक है जी। और जो बैलेंस बचे हैं 9 लाख रुपए, उस पर मिलेगा पूरा 15%।
तो भैया अगर मैं इसका 15 निकालूंगा, इसका 7.5 निकालूंगा, तो 1,91,250 रुपए ये मेरा निकल के आ जाएगा डेप्रीसिएशन। ठीक है जी, ये मेरा डेप्रीसिएशन निकल के आएगा, ये बात ध्यान देना। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर मैं 1,91,250, देखो यहाँ पे 1,91,250 आ गया ना, 1,91,250 में अगर मैं यहाँ पे एडिशनल भी निकालना चाहूं तो एडिशनल तो सिर्फ न्यू पर मिलेगा, और न्यू कितने के 7.5, और यूज लेस देन 180 है, तो मुझे कितना मिलेगा 10%, तो मुझे मिलेगा 75,000 का। तो अगर इसमें 75,000 पे ऐड करूंगा ना, तो आप चेक कर लो 2,66,250 रुपए आ रहा है। आंसर कहीं पर भी मैच नहीं कर रहा। ठीक है, तो इट मीन उसने एडिशनल नहीं मांगा, उसने सिर्फ नॉर्मल मांगा है। एक बच्चा कहता है सर अगर एडिशनल ऐड करने के बाद आंसर दिया होता फिर 100% वही आंसर होता, क्योंकि डेप्रीसिएशन मींस एडिशनल भी साथ में आएगा। उसने कहीं ये नहीं कहा कि डेप्रीसिएशन अंडर सेक्शन 32(1)(2), अगर वो 32(1)(2) बोल दे फिर तो वो नॉर्मल है, सिर्फ 32(1)(2) बोल दे एडिशनल है। अगर वो बोल दे डेप्रीसिएशन तो नॉर्मल एडिशनल दोनों है। बट मेरी इस क्वेश्चन के अंदर मजबूरी क्या है कि जब मैं एडिशनल निकालता हूं उसको नॉर्मल में ऐड करता हूं, आंसर दिया ही नहीं हुआ। तो जब आंसर ही नहीं दिया हुआ तो फिर मुझे नॉर्मल निकाल के आना है, नॉर्मल का आंसर मेरा मैच हो रहा है, तो ये मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे 1,91,250 ये आंसर आएगा। क्लियर हो गया। ये इसकी प्रेजेंटेशन देखो मैंने साथ में दी हुई है, एक बार आप ट्राई कर लेना, वैसे मुश्किल नहीं है। ओपनिंग प्लस में परचेज माइनस में सेल, डब्ल्यूडीवी बची, उसके 2 टुकड़े किए। 2 टुकड़े क्यों किए? नई मशीन यूज की है लेस देन 180, उस पर मिलेगा हाफ, और जो बाकी पुरानी है उस पर तो पूरा मिलेगा। तो अगर टोटलिंग करूंगा तो 191,250 आपका आंसर आ जाएगा। लो जी, हमारे 17 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो गए। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर, आगे देखो फटाफट से। अगला क्वेश्चन कहना चाह रहा है, अगला क्वेश्चन पीजीपी का है। ए मशीन ओन बाय एबीएन कंपनी, एक मशीन है एबीएन कंपनी के पास, वो ट्रांसफर टू XYZ, बेच किसको दी? XYZ को। अब ये मशीन किसके पास आ गई? XYZ के पास आ गई। ऑन 1 जनवरी 20 फॉर 5 लाख, ऑफ विच एक्चुअल कॉस्ट एंड डब्ल्यूडीवी 3 लाख और 2 लाख। 5 लाख की बेची है, जिसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी है? 3 लाख, और डब्ल्यूडीवी 2 लाख है। However, the fair market value on the date of transfer of the machine was 4 लाख, उसकी एफएमई 4 लाख है। तो अपने आप बोल देना XYZ के पास जब ये मशीन आएगी, पहली बात तो ये बताओ, मैंने आपको मशीन बेच दी, अब अगर मैंने आपको इस साल मशीन बेच दी तो उस पर डेप्रीसिएशन कौन क्लेम करेगा? मैं या आप? मैं क्लेम करूंगा। क्या कह रहे हो? जितने दिन के लिए मैंने यूज किया मैं क्लेम करूंगा, उतने दिन बाकी दिन के लिए वो क्लेम करेगा। नालायकों, ये अकाउंट्स नहीं चल रहा, पेपर आने वाले हैं अभी कुछ दिनों के बाद, जब भी पेपर होंगे, होंगे या नहीं होंगे मुझे नहीं पता अभी। तो सिंपल सी बात यह है कि ये अकाउंट्स में होता है नंबर ऑफ डेज वाला कॉन्सेप्ट। आपको मैंने इनकम टैक्स के अंदर पहले ही भी कहा था कि भैया लेस देन 180 डेज होगी तो हाफ देना, नहीं तो पूरा देना। अब यहां पे सोच के बोला, अगर मैंने जनवरी को बेच दिया तो यहां नंबर ऑफ डेज वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। इस साल मैंने बेच दिया ना, तो 31 मार्च को वो एसेट मेरे पास थी नहीं, वो एसेट तो आपके पास थी, तो आप इस पे क्लेम करोगे डेप्रिसिएशन। अब गवर्नमेंट कह रही है तुम जो क्लेम करोगे ना, मतलब जिसको बेची वो किस वैल्यू पे क्लेम करेगा, तो अपने बोल देना फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है इसकी? 4 लाख। तो कॉस्ट क्या बनेगी? 4 लाख। तो कितने पे क्लेम करेगा? 4 लाख पे क्लेम करेगा। ये हमारा आंसर है। ठीक है जी, तो बताओ इस क्वेश्चन में था क्या? प्रॉब्लम क्या? बच्चा यहां पे गलती क्या करता है? बच्चा ये देखता है कि पहली बात तो मेरे हाथ में पूछ रहे हैं, वो ये पूछ रहे हैं XYZ कंपनी जिसको आपने बेचा, और ध्यान रखना सही जिस प्राइस पर बेचा उस प्राइस पर क्लेम करेगा, ये नहीं है। उसकी कॉस्ट डब्ल्यूडीवी क्या है वो नहीं, जो फेयर मार्केट वैल्यू है ट्रांसफर के दिन की वही तो उसकी कॉस्ट बनेगी। ठीक है, तो एफएम भी भैया 4 लाख है, तुमने 5 लाख का बेचा तो हम क्या करें? तुमने अगर 5 लाख का बेचा तो क्या हम 5 लाख पर दे देंगे? नहीं, आपको मैंने पहले भी कहा था कि अगर रिवैल्यू करके दोगे, अगर वैल्यू बढ़ा के दोगे ना, तो बड़ी हुई वैल्यू पर नहीं मिलेगा, जो एक्चुअल वैल्यू है उस पर मिलेगा। और मार्केट के अंदर वैल्यू कितनी है? 4 लाख, तो मिलेगा किस पर? 4 लाख पर मिलेगा, यह बात ध्यान दो। ठीक है, तो यहां पे आंसर क्या बन जाएगा? 4 लाख। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आओ जी। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 किसका है? ये भी पीजीपी का है। अब देखो पीजीपी के क्वेश्चन भर भर के आ रहे हैं, और मैं बिल्कुल स्लो चल रहा हूं क्योंकि आज हमें 25 क्वेश्चन ही करने हैं, ज्यादा नहीं करने सर, क्योंकि दिसंबर 19 में क्वेश्चन बड़े बड़े बने थे और हमें टाइम लगेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आज 25 कर लेंगे, अगले के अंदर 25 कर लेंगे। जीएसटी के 50 क्वेश्चन एक ही सेशन में हो जाएंगे, क्योंकि वो मुश्किल नहीं था, वो बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन थे। ठीक है जी, आओ जी देखो अगला क्वेश्चन क्या है। एनी एसेट ऑन विच डेप्रीसिएशन इज क्लेम ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड। पहली बात तो स्ट्रेट लाइन मेथड कौन सा है?
याद करो स्टेट लाइन मेथड इलेक्ट्रिसिटी कंपनी वाले केस में 3211 अगर आपको ध्यान आ रहा हो, इज सोल्ड वो आपने बेच दिया, एंड द अमाउंट बाय विच मनी पेबल टूगेदर विद स्क्रैप वैल्यू फॉल्स शॉर्ट टू द रिटर्न डाउन वैल्यू। अब सोच के बोला आपका सेल प्राइस आपकी डब्ल्यूडीवी से भी कम है। याद आ रहा कुछ आपको क्लास के अंदर मैंने समझाया था आपको मैं थोड़ा और याद करवा दूं, कई नालायक बच्चे ऐसे हैं जो भी रिवीजन कर नहीं रहे पीजीपी की। आपको मैंने क्लास में कहा था कि आपने एक एसेट ली 100 रुपए की, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, 100 रुपए की एसेट ली। अब अगर 100 रुपए की एसेट ली, गवर्नमेंट ने क्या बोला, विवेक हम ये 100 रुपए वापिस करेंगे, बट एक खर्चा कैपिटल है, तो ये सारा खर्चा एक साथ वापिस नहीं करेंगे, इन दी फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन, मतलब हर साल इस पर क्या देंगे, डेप्रिसिएशन देंगे। और क्लास के अंदर मैंने समझाया भी था कि डेप्रिसिएशन एक्चुअल में कुछ भी नहीं है, कैपिटल खर्चे को अलाउड करवाने का एक तरीका है डेप्रिसिएशन। अब सोच के बोलना, अगर 10% रेट है डेप्रिसिएशन का, तो क्या एक्चुअल वैल्यू 10% ही गिरती क्या? सर एक्चुअल वैल्यू 50% भी गिर सकती है, एक्चुअल वैल्यू पूरे 100% भी गिर सकती है, और क्या आप एक्चुअल वैल्यू गिरे ही ना, बट लॉ में लिखा है हर साल वैल्यू गिरेगी 10%, तो एक्चुअल में कुछ भी नहीं है, वो आपको कैपिटल खर्चे को अलाउड करवाने का एक तरीका है। तो भैया 10% रेट है, और मान लो 6 साल के बाद आपने मशीन बेच दी, तो अगर 6 साल के बाद मशीन बेची तो 6 साल तक कितना क्लेम कर लिया आपने? क्लेम कर लिया 60 लाख, क्योंकि हर साल 10-10 लाख है, एसएलएम मेथड है, तो 60 लाख हो गया। अब मेरी मशीन बनी 40 लाख की, और मैंने मशीन बेच दी 20 लाख की। आपने अब बोल देना, अब आपको याद आ गया होगा, कई बच्चे सामने बैठ के हंस रहे हैं, कहता ओह माय गॉड याद आ गया सर। अब याद करो, मैंने कहा था 100 रुपए लेने हैं, 60 रुपए मुझे मिल गए डेप्रिसिएशन में, और कितने लेने हैं? 40। अब जब मैंने मशीन ही बेच दी 20 की, तो अकाउंट्स में आप बोलते हो 20 रुपए का नुकसान हो गया, 20 रुपए का नुकसान हो गया। आपको मैंने कहा था इनकम टैक्स में इसको नाम देते हैं टर्मिनल डेप्रिसिएशन। शायद आपको याद आ गया होगा, नहीं याद आया तो एक बार जाके डायग्राम देख लेना नालायकों। मैंने अभी तक मेरे माइंड में वो इमेज बनी हुई है, मैंने आपको 3 केस दिखाए थे, 3 केस। अगर सेल प्राइस आपका डब्ल्यूडीवी से कम है, उस केस में क्या होगा? सेल प्राइस डब्ल्यूडीवी से ज्यादा है, उस केस में क्या होगा? और अगर सेल प्राइस कॉस्ट से भी ज्यादा है, उस केस में क्या होगा? तो ये केस उसने क्या बोला है, आपका सेल प्राइस जो है ना वो डब्ल्यूडीवी से भी कम है, तो ये डब्ल्यूडीवी से भी कम है, तो उस केस में जो ये 20 लाख रुपए है उसको बोलते हैं टर्मिनल डेप्रिसिएशन 3213। ये देखो ये आंसर आ गया। और बच्चे कह रहे पेपर बहुत मुश्किल था, मुश्किल था। सिंगल सिंगल क्वेश्चन आप अपने नोट्स पढ़ लेना, बुक तो छोड़ो, नोट्स पढ़ लेना, आप उसके अंदर देख लेना, बट रिवीजन सही ढंग से बच्चा करता नहीं है। 3 घंटे दोस्तों की बात मानते हैं, पिछले वाले उंगलियां दे दे के उस बच्चे का दिमाग खराब करते हैं, और बच्चा अपने अपने माइंड पर बिलीव करने के बजाय ना दूसरे के माइंड में बिलीव कर लेता है, उसका अपने पर तो विश्वास है नहीं। और मैं ऑलवेज ये बात कहता हूं, इफ यू थिंक यू कैन देन यू कैन डू एनीथिंग। भगवान ने हमें सब कुछ दिया, उसके बावजूद भी अगर हम काम नहीं कर पा रहे तो भैया हमारे ऊपर तो लानत है। फिर लोग ऐसे हैं जिनको हाथ पैर नहीं मिले, आंखें नहीं मिली, वो भी हिम्मत नहीं हारते, हम हिम्मत हार जाते हैं, तो कमाल होगी यार। तो सिंपल सी बात यह है भैया, अगर रिवीजन सही ढंग से की है, प्रैक्टिस आपने अच्छी की है, आपको एग्जाम मुश्किल नहीं लगता। सर 60 क्वेश्चन तो आसान बनते ही हैं, चाहे मैं कह रहा हूं मुश्किल से मुश्किल पेपर बन जाए। तो अगर आप 60 के 60 भी सही कर देते हो ना, तो भी 40 नंबर लेना आसान है, और बच्चों को 40 नहीं आते। तो 19 क्वेश्चन हो गए हमारे। अगला क्वेश्चन देखो जी, अगला क्वेश्चन ये हमारा पीजीपी का है। लो जी अगला क्वेश्चन पीजीपी का है। अब पीजीपी का है, ठीक है जी, ये पता किसका है? सेक्शन नंबर 35, वो साइंटिफिक रिसर्च वाला क्वेश्चन, बहुत ध्यान से पढ़ना। लिखा हुआ है अनिरुद्ध। अनिरुद्ध कौन है? पहले तो अनिरुद्ध कंपनी है या इंडिविजुअल है? इंडिविजुअल है। अनिरुद्ध कौन है? विवेक कौन है? विवेक। विवेक कौन है? बच्चा कह रहा है टीचर, नालायक। विवेक कौन है? विवेक। बच्चा कह रहा है बड़ा भाई, नालायक। विवेक कौन है? विवेक। बच्चा कह रहा है हमारे सर हैं, नालायक। विवेक कौन है? मैं कौन हूं? सर आप हमारे गुरु हो, आप हमारे भाई हो, नालायकों। मैं गुरु भाई मेंटर जो भी आप बोल रहे हो वो उसको छोड़ो, मैं हूं कौन? मैं इंडिविजुअल हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं अनिरुद्ध एक इंडिविजुअल है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं आपको मैं दिखाऊंगा आगे, अगर इसका फर्क पड़ेगा आप गलती करके आओगे। अनिरुद्ध हैड मेड ए पेमेंट 30,000 टू आईआईटी। आईआईटी वाले केस में याद करो 35 टू डबल ए, याद आ रहा है? 35 टू डबल ए कितने परसेंट? 150%। लो जी 30,000 का 150, 45,000 रुपए की डिडक्शन मिल गई। फिर वो कहना चाह रहा है 45,000 रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑन इन हाउस रिसर्च। अब जब ये बच्चा पढ़ता है ना इन हाउस रिसर्च, तो बच्चा कहता है 35 टू ए बी 150%। इन हाउस रिसर्च वाले केस में सर आपने कहा था 150%।
आपने वो तो रट लिया था, इन हाउस रिसर्च वाले केस में 150% कहा था, नालायको आपने वो ध्यान से नहीं पढ़ा, मैंने ये भी कहा था कंपनी। इट मीन अगर कोई कंपनी, आपको मैंने एग्जांपल दिया था डॉक्टर रेडी लैब, सिप्ला, रेनबेक्सी, अगर आपको ध्यान रहा हो, और मैंने कहा था ये तीनों कंपनी इन हाउस रिसर्च कर रही है, तो 35(2)(ab कंपनी के ऊपर लगता है। और अगर कंपनी पर लगेगा तो क्या 35(2)(ab मिलेगा? नहीं। तो फिर इस केस में क्या मिलेगा? 35(1)(1) रिवेन्यू खर्चा साइंटिफिक रिसर्च के लिए करते हो तो सभी को मिल जाती है 100%। तो भैया 150% 35(2)(ab इन हाउस रिसर्च के लिए कंपनी होना जरूरी है, बस ये पर ध्यान देना। तो भैया यहां पे कौन है? अनिरुद्ध है ना। यहां पे कौन है? अनिरुद्ध है ना। तो भैया अगर अनिरुद्ध है तो उस केस में कितना आएगा? यहां पे आपका 45,000, 100% पूरा 45 ही मिलेगा। गलती से भी 150 मत कर देना, गलती से भी 150% मत कर देना, क्योंकि वो कंपनी वाले केस में एप्लीकेबल है, इंडिविजुअल वाले केस में एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, एक बार जाके 35(2)(ab का लो दोबारा ध्यान से पढ़ लेना, वहां पर लिखा हुआ है कंपनी अगर इन हाउस रिसर्च करेगी तब मिलेगा। तो भैया इन हाउस रिसर्च तो है, यहां पे बच्चा यही गलती करके आता है, 150% कर देता है। तो मैं दोबारा बोल रहा हूं, सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में दोबारा बन सकता है। अगर यहां पे लिखा होता अनिरुद्ध लिमिटेड या XYZ लिमिटेड, फिर इस केस में मैं 150% कर देता। अनिरुद्ध लिखा है तो भैया उस केस में कितना मिलेगा? 100%, 35(1)(1) के अंदर। तो मैंने लिखा है 35(1)(1), मैंने 2AB यहां पे काटा हुआ है। उसके बाद फिर अगला कहना चाह रहा है 1 लाख टू इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु फॉर साइंटिफिक रिसर्च। तो भैया 35(1)(2) बताओ कितना मिलेगा? 150% मिलेगा। ठीक है जी, अब यहां पे कितना टोटल हो गया जी? 2,40,000 रुपए। उसने मुझसे पूछा ही क्या है कि भैया कितने की डिडक्शन मिलेगी? 2,40,000 रुपए। ये आंसर आ गया, बताओ। बन गया क्वेश्चन 35 का क्वेश्चन। और जो मैंने 100 पेज की समरी बना के दिया इनकम टैक्स की, उसमें 35 की भी समरी है, उसमें सेक्शन 35 और क्लास के अंदर मैंने आपको बनवाया भी था, पूरी समरी मैंने उसके अंदर दी हुई है। तो भैया ये 100%, 150% बहुत ध्यान से पढ़ना कि कहां 100 है और कहां 150 है। और आप चेक कर लो, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है 1 नंबर का, इतना बड़ा क्वेश्चन 1 नंबर का बना है। तो बच्चे बोलते थे ना कि बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं बनते, आप खुद देख लो, अगर ये क्वेश्चन आपके उस शीट के अंदर होता, कम से कम आधे पेज से ऊपर होता। तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, जिस बच्चे ने बहुत ध्यान से पढ़ा क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, देखते ही पता लग रहा है किस सेक्शन में और कितना बेनिफिट मिलेगा। ठीक है जी, तो दोबारा बोल दूं, यहां 150, यहां 100 और यहां 150। 35(2)(a), 35(1)(1) रिवेन्यू खर्चा और 35(1)(2) अगर हम किसी को पेमेंट करते हैं और वो रिसर्च किसके लिए करता है? हमारे लिए नहीं करता, पब्लिक के लिए करता। देखो वही है यहां पे। आगे देखो जी, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी किसका है? पीजीबीपी का। अगला क्वेश्चन देख लो जी, क्या है? XYZ Limited has incurred amount 4 lakh towards capital expenditure and 1,50,000 toward bona fide revenue expenditure for the purpose of promoting family planning amongst its employee during the year 1920. Company can claim deduction for amount. आपने आप बोल देना पीजीपी का सेक्शन 36, थोड़ा याद करवा दूं आपको। याद करो, मैंने कहा था कि देश में एक बार इमरजेंसी लगी थी इंदिरा गांधी के टाइम पर, और मैंने कहा था कि इंदिरा गांधी ने उस टाइम हर कंपनी को कहा था अपने एम्प्लॉय की फैमिली प्लानिंग कराओ। अब आप आपने एग्जाम्पल मांगे थे, मैंने कहा एग्जाम्पल मुझसे मत मांगना फैमिली प्लानिंग के, कि फैमिली प्लानिंग पर कैसे खर्चे हो सकते हैं, वो आप बहुत अपना रिसर्च कर सकते हो। इधर सुनो ध्यान, सिर्फ सुन लो कि अगर कोई कंपनी एम्प्लॉय की फैमिली प्लानिंग करवाने पर कोई भी रेवेन्यू खर्चा करती है तो 100% अलाउड होता है, और अगर कोई फैमिली प्लानिंग करवाने पर कैपिटल खर्चा करती है तो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट के अंदर अलाउड होता है। ये बात 36 के अंदर मैंने बताई थी। मैंने सिर्फ इतना बोल के खत्म कर दिया था कि भैया इसके एग्जाम्पल मुझसे मत पूछना, इतना समझ लो बस, रिवेन्यू खर्चा 100%, कैपिटल खर्चा 5 इंस्टॉलमेंट के अंदर। तो रिवेन्यू खर्चा उसने कितना बोला? 1.5 लाख, तो भैया 1.5 लाख तो पूरा। कैपिटल खर्चा 4 लाख, उसको 5 इंस्टॉलमेंट तो 80,000, तो 1.5 और 80 कितना होगा? 2,30,000। तो देखो ये आंसर आएगा। बताओ क्वेश्चन में है क्या? बताओ क्वेश्चन में क्या सर? बिल्कुल गिरे हुए क्वेश्चन है, अगर आपने सही ढंग से रिवीजन क्लास भी देखी होगी ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, तो प्रोविजन आप पढ़ते हो उसको इस तरह से अप्लाई किया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो जी, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी पीजीबीपी का है। कमाल कर दी सर पीजीपी ने, तो पीजीपी ने कमाल कर दी। देख लो, कम से कम 8-10 क्वेश्चन बन रहे हैं जी। आगे देखो, पिंग पोंग, ओ माय गॉड, पिंग पोंग इज ए प्रोप्राइटरशिप फर्म ऑफ पिंगा। पिंग पोंग इज ए प्रोप्राइटरशिप फर्म ऑफ पिंगा, रेजिडेंट इन इंडिया, हैविंग टर्नओवर जो है उसकी ना, मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल स्टील बॉल्स, टर्नओवर है उसकी 148 लाख, और जिसमें 42 लाख रुपए जो है वो कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से आए हैं। अपने आप बोल दो रही। अब अगर 42 लाख रुपए इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से हैं तो भैया 42 लाख का तो 6% और बाकी 106 लाख का 8%, तो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन आप सब जानते हो
बिजनेस की इनकम मानते हैं 8%, ऑनलाइन वाले केस में 6% मानते हैं। तो अगर मैं इसका 8 निकालूंगा, उसका 6 निकालूंगा, 11 लाख रुपए की इनकम आपकी निकल के आ गई। ये देखो ये आंसर है। तो बताओ क्वेश्चन में है क्या? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन वाले क्वेश्चन हम पहले भी कई बार कर चुके हैं। अब देखो इतना बड़ा क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर मतलब पूरे पेज में छा जाता है, बच्चा कहता है भाई साहब हम तो गए। क्वेश्चन में है क्या? एक लाइन पढ़ने वाली है, टर्नओवर कितनी है, उसमें ऑनलाइन वाली कितनी है और इनकम कितनी है। तो भैया ऑनलाइन वाली का 6%, दूसरे वाली का 8%, इनकम आपकी 11 लाख रुपए आ गई। ठीक है जी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। आगे देख लो जी क्वेश्चन नंबर 23। ये भी हमारा किसका है सर? ये भी हमारा पीजीपी का है। अब ये हमारा सबसे बढ़िया क्वेश्चन है जो 44AE, याद करो ट्रक वाला, जो नया लो बना है कि अगर हैवी गुड्स व्हीकल होगा तो 1000 रुपए पर टन, ठीक है जी, और अगर अदर देन हैवी गुड्स व्हीकल होगा तो 7500 पर मंथ। अब जितने महीने में वो यूज करोगे उतने महीने का आपको निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना, आप गलती करोगे, बहुत ध्यान से पढ़ना। मिस्टर रामानंद एंगेज इन द बिजनेस ऑफ फ्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग ऑफ गुड्स कैरी एज ऑन 1 अप्रैल 19। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? मैं कह रहा हूं क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, आप गलती करोगे। वो हैविंग 3 ट्रक, 3 ट्रक हैं, ऑफ ग्रोस व्हीकल वेट ऑफ लेस देन 12,000 kg ईच, सभी का 12,000 किलो से कम है। इट मींस 12,000 किलो से अगर कम है तो 7500 पर मंथ वाली लिमिट एप्लीकेबल होगी। बस एक बात ध्यान से, 1000 पर टन वाली नहीं, क्योंकि हैवी गुड्स व्हीकल उसको बोलते हैं जिसका ग्रोस वेट 12,000 किलो से ऊपर होता है। और क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है कि गुड्स व्हीकल का जो वेट है वो 12,000 किलो से कम है। उसमें कह रहा है एक ट्रक जो है, 1 ट्रक आउट ऑफ दीज 3 ट्रक वॉज सोल्ड बाय हिम ऑन 23 जुलाई 19, 23 जुलाई 19 को बेच दिया। एंड आफ्टर इट्स 2 मोर ट्रक, वन ऑफ लेस देन 12,000 kg एंड अच्छा वन ऑफ 16,900 kg। लो जी, पहले तो ये कह रहे हैं कि 3 ग्रोस व्हीकल वेट ऑफ लेस देन 12,000 kg ईच, और फिर वो आगे बताना चाह रहे हैं कि उसमें से ना एक ट्रक ऐसा है जो उन्होंने बाद में आइडेंटिफाई किया जिसका ग्रोस वेट जो है वो 16,000 किलो, 16,900 किलो का है। मतलब अब क्वेश्चन को दोबारा से इंटरप्रेट करो। देखो कमाल की बात है, वो कितना कंफ्यूज कर दिया। पहले बोल दिया कि भैया लेस देन 12,000 kg ईच, ठीक है जी, मतलब ईच का मतलब तो क्या लग रहा है कि भैया हर एक ट्रक 12,000 kg से कम है। तो माइंड में क्या आ गई? 7500। फिर वो कह रहे हैं पहला ट्रक, 1 ट्रक जो है वो आपने बेच दिया 23 जुलाई 19 को, और जो 2 ट्रक हैं उसमें से वन 12,000 kg और दूसरा जो है वो 16,900 है। तो भैया सिंपल सी बात है, 3 के 2 टुकड़े कर दिए, 2 तो हो गए 12,000 किलो से कम वाले और एक हो गया 16,900। तो ये हो गया हैवी गुड्स व्हीकल, इस पे 1000 रुपए पर टन वाला कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। वर परचेज ऑन 5 सितंबर 18, परचेज किया 5 सितंबर 18 को। He wants to declare the income of truck as per the provision of 44AE of the act and be required to declare such income। बताना चाह रहे हैं 44A के बेस पे इनकम कितनी आएगी वो बता दो। अब जो बच्चा इस क्वेश्चन को अपने पेपर में देख लिया था ना उसने, उसके पहली बात तो शरीर ठंडा हो गया था, उसके हाथ पैर ठंडे हो गए थे इतना बड़ा क्वेश्चन देख के। आप खुद देखो इतने बड़े पेज पे इतना क्वेश्चन दिख रहा है, तो आपकी शीट तो मेरे भैया, आपकी शीट तो फिर ऐसे होती है ना, आपकी शीट तो इस तरह से होती है, उसके आधे पेज पे अगर क्वेश्चन बनेंगे आप खुद समझ सकते हो कितना बड़ा क्वेश्चन बना होगा। बच्चा कह रहा तभी हमें मुश्किल लग रहा था सर, और मुश्किल कुछ भी नहीं है। आपको मैं क्वेश्चन दिखाऊं, आप ध्यान से पढ़ते हैं दोबारा से, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम आपके एग्जाम में, कमिंग एग्जाम के अंदर बन सकता है। पहली बात, 3 ट्रक है, 3 ट्रक है। अब यहां पे देखना जी, 3 ट्रक में उसने बोला एक ट्रक जो है, कहां गया, कहां पे है, ये रहा। अब यहां पे देखो जी, एक ट्रक जो है 3 ट्रक ऑफ ग्रोस व्हीकल वेट, ये लो जी, कहां पे क्वेश्चन यार, ये रहा। 1 ट्रक ऑफ आउट ऑफ 3 ट्रक सोल्ड उसने कब किया है? जुलाई। अब इतना बताना, उसने यहां पे सोल्ड कर दिया, एक ट्रक सेल कर दिया 23 जुलाई को। अब अगर एक ट्रक 23 जुलाई को बेच दिया, अब अगर एक ट्रक 23 जुलाई को बेच दिया तो उस केस में क्या होगा? उस केस में क्या होगा? एक ट्रक 23 जुलाई को बेचा, सोच के बोला, एक ट्रक अगर 23 जुलाई को बेचा, उस केस में क्या होगा? 23 जुलाई को बेचा, इट मीन आपने यूज कब तक किया? अप्रैल, मई, जून और जुलाई, 4 महीने। तो देखो जी, एक ट्रक 7500 और ये 4 महीने आ गया। अच्छा, एंड इट्स सेल
एंड आफ्टर ही सेल 2 मोर ट्रक। अच्छा वर परचेज है ये, आपने 2 ट्रक और परचेज किए हैं। ओ माय गॉड। आप क्वेश्चन दोबारा सुनना जी, तभी मैं कहूं। इधर देखो ध्यान से। बच्चा कह रहे सर वही तो हम आपको बता रहे थे बार बार, आपने वो क्या किया, 3 ट्रक को कर दिया। इधर देखो ध्यान से, अब यहां पे देखना जी, 3 ट्रक हैं, 3 ट्रक हैं। उसने 3 ट्रक 1 अप्रैल 19 से उसके पास हैं। अब इस 3 ट्रक में से आपको अगर यहां पे थोड़ा दिख रहा हो तो बहुत ध्यान से देखना क्या हुआ है। एक ट्रक ये है और 2 ट्रक अलग कर दो। इस 3 में से वो कह रही एक ट्रक जो है, एक ट्रक जो है उसने बेच दिया 23 जुलाई 19 को। अगर एक ट्रक बेचे 23 जुलाई 19 को, मतलब ये ट्रक यूज किया 4 महीने, और ये 2 ट्रक जो है ना, ये 2 ट्रक जो है ये पूरे 12 महीने यूज किए। ये 2 ट्रक पूरे 12 महीने यूज किए, ठीक है जी। और ये तीनों ट्रक, वही मैं कहूं क्वेश्चन में दिक्कत कैसे आ रही है, ये 3 ट्रक उसने बोल दिया पहले ही, देखो ईच, ये तीनों 12,000 किलो से कम के हैं, ठीक है जी। अब समझ आ गया, ठीक है ना। देखो एग्जामिनर कितना कंफ्यूज कर रहा है सर, पहले उसने 3 ट्रक की बात की है, फिर वो कह रहा है 2 ट्रक और परचेज किए। तो भैया पहले हम 3 ट्रक की बात करते हैं। 3 में से एक ट्रक अलग किया, 2 ट्रक अलग किए, एक ट्रक उसने बेच दिया 23 जुलाई को, मतलब 4 महीने यूज किया, और ये ट्रक पूरे 12 महीने यूज किए, और ये तीनों ट्रक जो है वो 12,000 किलो से कम के हैं। तो भैया एक ट्रक 7500 4 महीने, उसके बाद तो बेच दिया, वो यूज नहीं हुआ, तो ये इनकम आ गई। फिर बाकी जो 2 ट्रक बचे, 2 मल्टीप्लाई 7500 और मल्टीप्लाई 12, क्यों, क्योंकि वो पूरे साल यूज किए। वो 2 ट्रक बेचे नहीं है, चेक करो, उसने कहीं नहीं बोला बाकी 2 ट्रक बेचे हैं, ठीक है। यहां तक दिक्कत तो नहीं है, आगे देखो। फिर वो कहना चाह रहा है इसकी सेल के बाद 2 मोर ट्रक, 2 और ट्रक उसने परचेज किए हैं 5 सितंबर 18 को। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये 2 ट्रक परचेज किए हैं 5 सितंबर 18 को, जिसमें से एक ट्रक अलग है, एक ट्रक अलग है। एक ट्रक जो है वो 12,000 किलो से कम का है, और एक ट्रक जो है वो 16,900 का है। अब पहले तुम इतना बताओ, अब यहां पे 5 सितंबर हो गया ना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीने। बच्चा कहता है 5 तारीख क्यों काउंट की, याद करो क्लास के अंदर हमने क्या कहता, 7500 पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ, ऐसे 1000 पर टन और पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ। तो और पार्ट का मतलब क्या है कि भैया एक दिन भी अगर होगा ना, पूरा महीना काउंट होगा। तो 5 सितंबर है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीने आपने ट्रक यूज किया। तो भैया एक ट्रक जो यूज किया 12,000 किलो से कम वाला, उसका 7500 मल्टीप्लाई 7, और एक ट्रक जो है मल्टीप्लाई 1000, मल्टीप्लाई 1000, और यहां पे मल्टीप्लाई कितना निकल के आ जाएगा आपका, यहां पे 7 निकल के आएगा। तो एक बार चेक करना आप कितना आ रहा है आंसर यहां पे। और कितने टन हमारे, 17 टन है ना हमारे, देखो 16,900, तो 17 टन हमारे हैं। अब यहां पे एक बार आंसर निकाल दो, कितना आएगा। मैं भी एक बार कैलकुलेट कर लूं, कहीं मेरी कैलकुलेशन गलत ना हो। तो भैया 7500 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 52,500, तो ये आ गया, ठीक है। और फिर 2 ट्रक हैं 7500, 2 मल्टीप्लाई 7500 मल्टीप्लाई 12, तो ये 1,80,000 ये आ गया। और फिर एक ट्रक है 7500 मल्टीप्लाई 7, तो 52,500 ये आ गया। और एक ट्रक हमारा है 1000 पर टन, कितने टन है 17, और कितने महीने यूज किया उसको, 7 महीने, तो 1,19,000 पे ये आ गया। अब इन सबका टोटल अगर मैं करता हूं, 1,19,000, 1,19,000 प्लस में 52,500 प्लस में 1,80,000 और प्लस में 52,500, तो ये आंसर तो आ रहा है 4,04,000। एक बार दोबारा से, 7500 मल्टीप्लाई 4, ये 30,000 आएगा यहाँ पे, 52,500। नालायक को बताओ तो सही मुझे। सर हम आपको बता रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आप देख तो रहे नहीं हो, हद हो गई आपकी। चलो देख लिया मैंने। अब यहां पे देखो 30,000 प्लस में 1,80,000 प्लस में 52,500 और प्लस में 1,19,000, लो जी 3,81,500, ये हमारा आंसर आ गया। सही किया वो जी, तो ये 3,81,500 ये आ गया, ठीक है। हो माय गॉड सर, इस क्वेश्चन ने तो हमारे पर कच्चे उड़ा दिए, तोते उड़ गए सर हमारे इस क्वेश्चन देखने के बाद। कुछ नहीं उड़े, क्वेश्चन बड़ा है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है।
हाँ, प्रॉब्लम बस ये है कि उसने जब यहाँ पे 2 ट्रक की बात की, 2 ट्रक की बात की, तो ये लाइन हमें ध्यान से पढ़नी है कि 2 ट्रक हमें 3 के अलावा परचेज की है। ठीक है, तो देखो उसने लिखा ना 2 more ट्रक। अब देखो ये क्वेश्चन जब मैंने अकेले बैठ के किया था, आपको मैंने पहले कहा ना कि ये जो 1 घंटे क्लास है उससे 1 घंटा पहले मुझे सारे क्वेश्चन सोल्व करने पड़ते हैं एज पर लेटेस्ट लॉ, और फिर मुझे यहां समझाने पड़ते हैं। जब मैंने सोल्व किया था तो देखो उस टाइम ध्यान से पढ़ लिया था मैंने, उस टाइम उसके बेस पे आंसर मैंने कर दिया। अब जब मैं यहां पे देख रहा हूं तो देखो ये पॉइंट मिस हो गया ना। इस तरह से पॉइंट मिस होते हैं, इस तरह से पॉइंट मिस होते हैं सर। तो सिंपल सी बात है सर, गलती अगर होगी तो बिना बात के 1 नंबर जाएगा। हाँ, अगर आंसर मैच नहीं कर रहा तुरंत पता लग जाएगा गलती है। ठीक है जी, तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना। 3 ट्रक अलग हैं, 2 ट्रक अलग है, टोटल मिला के 5 ट्रक है। अब 3 ट्रक तो ये वाले हैं जिसमें उसने 1 ट्रक बेच दिया था, यहां पे उसको यूज किया 4 महीने, और बाकी 2 ट्रक पूरे 12 महीने। और ये तीनों ट्रक जो है 12,000 किलो से कम के हैं, उसका ट्रीटमेंट हमने अलग कर लिया। फिर बाकी 2 ट्रक जो है उसमें 1 ट्रक 12,000 किलो से कम का है, 1 ट्रक 12,000 किलो से ऊपर का है। अब जो 12,000 किलो से कम का है तो पूरे साल थोड़ा 5 सितंबर को परचेस किया ना, तो सितंबर से मार्च तक जितने महीने होंगे उतने महीने की कैलकुलेशन होगी, तो मतलब 7 महीने। तो ये यहाँ पे 75 7 महीने, और यहाँ पे 1000 पर टन 16,900, तो 16.9 कितने टन बनेंगे? 17 टन बनेंगे। तो भैया 17 यहाँ पे आ गया और मल्टीप्लाई 7 आ गया, तो इन सब का अगर टोटलिंग करोगे 381,500 आएगा। तो ये क्वेश्चन आप दोबारा से देखना, उम्मीद करता हूं अब जाके समझ में आ गया होगा, और मैंने काफी टाइम भी लगा दिया इसके ऊपर। ठीक है जी, चलो अब लास्ट क्वेश्चन फटाफट से आओ जी, अब जल्दी आओ फटाफट से, बहुत टाइम हो गया आज तो में, कमाल कर दिया आज हमने। लो ये अगला क्वेश्चन देख लो फटाफट से। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, आपको आई कोवा निकालनी है जी, आपको आई कोवा निकालनी है, सिर्फ आई कोवा निकालनी है। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हाउस प्रॉपर्टी परचेज फॉर 80 लाख जून 98 में, और सोल किया 19 में, सेल तो छोड़ दो, और उसकी एफएमवी है 141 को 90। तो एज पर लेटेस्ट लो, आप सब जानते हो प्रीवियस ईयर 1920 हमारे एग्जाम में आएगा, तो 1920 का इंडेक्स रेट क्या है? 289। तो फिर 90 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 289, ये हमारा आंसर आएगा। आप अगर इसमें आंसर देखोगे आंसर मैच नहीं करेगा, इसमें आंसर 252 लाख है। 252 लाख क्यों है? क्योंकि ये क्वेश्चन है दिसंबर 19, उस टाइम प्रीवियस ईयर एप्लीकेबल था 18-19, तो उसमें रेट था 280, देखो दिया हुआ है। तो अगर 280 के हिसाब से निकालोगे तो आंसर मैच हो जाएगा, बट हमें नए एग्जाम के अकॉर्डिंग करना है, तो यहां पे कितना आएगा? 289 आएगा। बच्चा कह रहा है 80 लाख क्यों नहीं ली? आपने क्लास के अंदर पढ़ा होगा, अगर 141 से पहले प्रॉपर्टी ली है तो परचेज प्राइस और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर, तो हायर मेरा क्या निकल के आएगा? 90, तो 90 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 289, ये आ गया। ठीक है जी, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है जी, पहले भी हम एग्जाम में कर चुके हैं। इतना बड़ा क्वेश्चन देख लो, अब आपके एग्जाम में खुद देख लेना कितना बड़ा क्वेश्चन बना होगा और आपका हाल क्या हुआ होगा। और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ये क्वेश्चन पता कौन सा है? 50C वाला, याद आ रहा है कुछ? 50C देखो, इसमें सेल कंसिडरेशन है 95, और 20 लाख रुपए अकाउंट पे चेक को पे कर दिए 1 अगस्त को, मतलब एग्रीमेंट के दिन 20 लाख रुपए अकाउंट पे चेक पे कर दिया। तो अगर एग्रीमेंट के दिन अकाउंट पे चेक पे कर दिया तो हमें स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कौन सी लेनी होगी फिर? एग्रीमेंट के दिन की या रजिस्ट्रेशन के दिन की? एग्रीमेंट के दिन की। तो देख लो जी, रजिस्ट्रेशन के दिन की 140 है, और एग्रीमेंट के दिन की दी हुई है 110 लाख रुपए, तो भैया सेल प्राइस फिर क्या बनेगा? 110 लाख बनेगा। तो क्वेश्चन इतना बड़ा कहानियां डाल दी, और क्वेश्चन में सिर्फ 3 चीजें देखने वाली हैं कि भैया सेल प्राइस क्या है, एग्रीमेंट के दिन की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू क्या है, और एग्रीमेंट के दिन रजिस्ट्रेशन के दिन की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू क्या है। और बायर ने एडवांस में 20 लाख रुपए अकाउंट पे चेक पे कर दिया एग्रीमेंट के दिन, तो भैया एग्रीमेंट के दिन की जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू होगी फिर वो बेस बनेगी, तो कितनी बनेगी? 110 लाख। तो फाइनली अब जाके हमारा आज 1 घंटे से भी ऊपर टाइम हो गया, बट कोई दिक्कत नहीं है। 25 क्वेश्चन हमें तसल्ली से किए हैं सर, टाइम मैंने पूरा लगाया आज के क्वेश्चंस में, क्योंकि ये क्वेश्चन इतने बड़े बड़े हैं कि बच्चा घबरा गया था पेपर देख के। और आपका दिल ये बात जानता होगा, 25 में से ना मैं कह रहा हूं जो बच्चा नालायक से भी नालायक है, बच्चा कह रहा है आप हमें नालायक कह रहे हो, आपको मैं नालायक बोलता हूं बुरा तो नहीं लगता? असली में कहता हूं, इधर देखो ध्यान से ताकि अच्छे इंसान बन जाओ। 25 में से ना जिस बच्चे ने नॉर्मल रिवीजन भी की होगी तो भी मेरी गारंटी है 18 क्वेश्चन तो उसको आते होंगे। जिसने सही तरह से रिवीजन की होगी उसको 22 क्वेश्चन कम से कम आते होंगे, और जिसने बहुत बढ़िया रिवीजन की होगी 25 के 25 को आते होंगे। और मुश्किल नहीं है सर, मुश्किल नहीं है। बच्चों को लगा था इनकम टैक्स मुश्किल आया, आप देख लो मुश्किल नहीं आया, क्वेश्चन लेंदी आए हैं, क्वेश्चन बड़े बड़े हैं और आएंगे भी। सर 3 घंटे का एग्जाम है, आपको मैंने पहले भी कहा था हवा के अंदर मत चलना कि वो एक लाइन वाले क्वेश्चन हो जाएंगे, वो ओल्ड सिलेबस के अंदर आते थे, वो जमाना चला गया। अब न्यू सिलेबस के अंदर इतने बड़े क्वेश्चन ही बनेंगे, क्वेश्चन मुश्किल नहीं होगा, आपको पढ़ने में टाइम लगेगा, और अगर पहली बार में सही तरह से पढ़ लोगे आंसर बिल्कुल आसान होगा।
तो सिंपल सी बात यह है, डरना थोड़ा है सर, बताओ क्वेश्चन में है क्या। तो हमें हिम्मत से काम लेना है, मजबूत तरीके से काम लेना है। आपका भाई अगर यहां पे बैठा है, आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है जी। चलो बाकी 25 क्वेश्चन फिर आप आगे एक बार पढ़ के आओगे, इसके आंसर भी मैं यहां पे निकाल चुका हूं जी। अब अगले 25 क्वेश्चन आपने एक बार करके आने हैं, ठीक है, और उसको एक बार आप रीड करके आओगे, देन फिर हम आगे यहां पे चलेंगे और 25 क्वेश्चन कंप्लीट करके फिर हम जीएसटी की बात करेंगे, ठीक है। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में, सेम टाइम सेम जगह। दोस्तों को जरूर बताया करो, क्वेश्चन जरूर कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। चलो फिर बाकी मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में, सेम टाइम सेम जगह। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू, टेक केयर, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, और हमेशा अपना बस काम करते रहो, ठीक है जी। बाकी लव यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।